नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। उत्तराखंड राज्य के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ज्योग्राफी की दृष्टि से, मतलब भूगोल के परिप्रेक्ष्य से हम उन चीजों को कवर करेंगे जो कि उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान में सम्मिलित होती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। जैसे कि जो भी हिमालयन रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं, या फिर हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, उनको कवर करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि आपके सिंगल एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी टॉपिक इसमें आज कवर होने वाले हैं। और जो भी जिले उत्तराखंड में आते हैं, उनकी जो सीमाएं अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगती हैं, बॉर्डर्स जो लगती हैं, उनको भी समझेंगे और एक एक चीज मैप के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। इसके साथ ही उत्तराखंड के साथ ही अगर हमारे साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, इनसे साथ ही अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि स्टडी IQ पीसीएस आप सभी के लिए लेकर आया है सक्षम फाउंडेशन बैच 9। सक्षम फाउंडेशन बैच 9 ये ऑनलाइन लाइव कोर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 जुलाई यानी कल इसकी एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका है। मिनिमम अमाउंट में, या फिर हम कहें मैक्सिमम डिस्काउंट में, आपको ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के लिए मिल जाएगा। 14,999 रुपए में आपको मिलेगा, तब जब आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे। ठीक है, इस कोड का यूज करेंगे तभी मैक्सिमम आपको जो डिस्काउंट है वो मिल पाएगा। साथ ही इसमें है क्या, फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि हम इसमें आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। पूरे 2 साल के लिए एक पर्सन 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है आपको। मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए जो क्लासेस होती हैं, वो भी डेली आपकी जो मेंस की प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस देते हैं, आपको इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। साथ में फाउंडेशन बैच में 1000+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं आपको। अनलिमिटेड टाइम्स आप इनको देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज होती है फाउंडेशन बैच की। अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करते हैं, तो सबसे कम अमाउंट में आपको मिल भी जाएगा। चलिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। मेरा डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक। आप यहां पर भी डिस्कशन भी कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ईमेल ID है मेरी abhishek.singh@studyIQ.com। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर studyIQ.com है, gmail.com नहीं है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना का ये मतलब है कि हम इसमें ये भी समझेंगे कि जो भी पर्वत आ रहे हैं, जो भी पर्वतमालाएं आ रही हैं, जो भी श्रेणियां आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे मैदान हैं जो कि स्टार्ट हो जाती है, तराई क्षेत्र कहाँ पे स्टार्ट होता है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि तराई क्षेत्र में आते हैं। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे वो PCS एग्जाम्स हो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स ही क्यों ना हो। आप सभी को ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से चीजें अगर समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आराम से आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है उत्तराखंड का स्टेट। मोटे मोटे तौर पे आप समझेंगे ये चीज कि लगभग आप मान के चलें एक रेक्टेंगुलर शेप का ये स्टेट है। रेक्टेंगुलर आयताकार शेप का एक स्टेट है, और ये उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर की तरफ, पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन अभी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है उत्तराखंड, और इस तरीके का इसका शेप है। ठीक है, इस तरीके का इसका शेप है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से ये अलग हो गया था। 9 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग हो गया था। और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें? 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 13 जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उत्तराखंड में 2 हम डिविजन्स मान सकते हैं, 2 डिवीजन में इसको बांटा गया है, बांटते भी हैं। ये ऐसी कोई अलग बात नहीं है कि हमने बांट दिया है और वो अलग स्टेट बन गया, ऐसा नहीं है। 2 डिविजन्स हैं बस उसके। वो डिवीजन क्या है? जो वेस्टर्न पार्ट आता है, इट कम्स इन द गढ़वाल रीजन। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट आता है गढ़वाल रीजन में, गढ़वाल रीजन में। और ईस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ वाला जो ईस्टर्न पार्ट आता है, आगे वाला पार्ट आता है, इट कम्स इन द कुमाऊं रीजन। कुमाऊं रीजन, गढ़वाल कुमाऊं। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा इससे पहले, गढ़वाल कुमाऊं। तो टोटल मैंने आपको बताया 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में। इसमें से 13 में से 7 आते हैं गढ़वाल में और कुमाऊं में आते हैं 6। टोटल मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए आपके उत्तराखंड स्टेट में। ये इसकी एक रिलीफ फीचर्स जो होते हैं, यहाँ पे कलर कोडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा
जो ये सबसे ज्यादा डार्क वाला पार्ट जो है वो मोर देन हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला पार्ट है, ठीक है। हाइटेड प्लेसेस होती हैं, यहाँ पे कलर कोडिंग देख पा रहे होंगे, बहुत कम कलर कोडिंग, जो कम हल्का ग्रीन कलर का जो है, लाइट ग्रीन है, वो बहुत निचला वाला पार्ट है, वो तराई रीजन में आते हैं, भाबर रीजन में आते हैं, वो वाला पार्ट है। और अगर आप हाइटेड प्लेसेस पे जाते हो, अगर वो आप ग्रेटर हिमालयाज में या फिर ट्रांस हिमालयाज में जाते हो, तो इट इज शोन इन द डार्क ग्रीन कलर, ठीक है, बहुत डार्क कलर में इसको शो किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रांस हिमालयन रेंज सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज यहाँ पे लिखा है। ट्रांस हिमालयाज जो होते हैं वो हिमालय की जो श्रृंखला है उससे परे वाली जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं। बहुत ऊपर का जो भाग है बिल्कुल जो टच होता है, बहुत थोड़ा भाग है वो टच होता है इसमें उत्तराखंड स्टेट में। उसके बाद एक रेंज आती है ग्रेटर हिमालयन रेंज, ठीक है। ग्रेटर हिमालयन रेंज सबसे ऊंची, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसको वृहत हिमालय भी बोल सकते हैं, और हम इसको हिंदी में हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालयन रेंज। फिर आती है दूसरी, इसके बाद हम आगे भी कवर करेंगे, अभी बस इस मैप में समझ लीजिए कि कैसी कैसी श्रेणियां हैं। ग्रेटर हिमालयन रेंज सबसे इधर आती है। उसके बाद आती है लेसर हिमालयन रेंज, ये लेसर हिमालयन रेंज यहाँ पर पूरी तरीके से आ रही है इस जगह से, ठीक है, बीच वाली, तो इसको लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, इसको मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं, मिडिल हिमालयाज भी बोलेंगे, हिंदी में इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है, हिमाचल हिमालय, ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद आती है निचली जो श्रेणियां आती है, यहाँ पर आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक, ठीक है, शिवालिक रेंज बोलते हैं इसको, हिंदी में भी शिवालिक, इंग्लिश में भी शिवालिक रेंज ही बोला जाता है, ठीक। ये वाला पार्ट आपका हो गया। हिमालयस का फॉर्मेशन कब हुआ था? हिमालयस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था टर्शरी पीरियड में, टर्शरी मतलब तृतीय काल में इसकी उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया था। तृतीय काल, टर्शरी पीरियड में इसकी जो उत्पत्ति है वो होना स्टार्ट हो गई थी हिमालयस की। और हम अगर और थोड़ा सा डीप जाते हैं मिडिल हिमालयाज के बारे में या फिर लेसर हिमालयाज के बारे में, अगर मैंने आपको बताया है, तो वो कब से स्टार्ट हुए थे? वो हुए थे मियोसीन इपॉक में। देखो ये चीजें हर एग्जाम में एक स्टेटमेंट वाइज डायरेक्टली आ सकती है, ठीक है। मियोसीन इपॉक में मिडिल हिमालयाज का उत्पत्ति हुई थी, मतलब वो बने थे मिडिल हिमालयाज, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरी रेंज बताई लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय के बाद में, वो है शिवालिक रेंज, ठीक है। तो शिवालिक रेंज जो है वो कब बन के तैयार हुई थी? वो थी मियोसीन के बाद आती है एक रेंज, वो है प्लियोसीन। प्लियोसीन एपॉक में शिवालिक फॉर्म हुए थे। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग इन क्षेत्रों को समय के साथ साथ कि किस समय पे इनकी उत्पत्ति हुई थी। ग्रेटर हिमालयाज जो हैं वो बनना कब स्टार्ट हो गए थे? वो तृतीय काल में बनना स्टार्ट हो गए थे। और मियोसीन इपॉक जो है, मियोसीन इपॉक, उसमें हिमालयन फॉर्मेशन, ठीक है, तृतीयक वाले में हिमालयन फॉर्मेशन स्टार्टेड। मियोसीन में मिडिल हिमालयास और प्लियोसीन एपॉक में शिवालिक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये रेंज हो गई, ये मोटा मोटा एक तौर पे हो गया, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए लेसर हो गया, शिवालिक हो गया, उसके बाद आता है भाबर रीजन आता है, उसके बाद आता है तराई रीजन। दिस इज द भाबर रीजन, यू कैन सी। और ये सबसे बिल्कुल भाबर के भी नीचे कौन सी रेंज आती है? तराई रीजन आता है। तराई रीजन एक तरीके से वहां पे मैदानी क्षेत्र की स्टार्टिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमने देख लिया उत्तराखंड का एक सिंपल रिलीफ मैप। सिंपल, बहुत ही रिलीफ का मतलब होता है कि जैसी जैसी भौगोलिक वहां पे संरचनाएं हैं उसको देखते हुए आप नीचे की तरफ आते जाएंगे तो ऊंचाई जो है वो कम होती जाएगी, एल्टीट्यूड जो है लोकेशंस का वो कम होता जाएगा, किसी भी जगह की, किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई कम होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग और वो देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कवर कर पाएंगे। बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस भी हैं आपके एग्जाम्स के लिए, डायरेक्टली इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड बिटवीन 28 डिग्री 43 मिनट्स टू 31 डिग्री 27 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। मतलब कि क्या है, 28 डिग्री 43 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और 31 डिग्री 27 मिनट
जो उत्तरी अक्षांश है उसके बीच में लाई करता है उत्तराखंड का। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की नॉलेज आपको होगी। तो अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, हमारा भारत देश भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो उत्तराखंड जो स्टेट पड़ता है भारत देश में, वो कहाँ पे पड़ेगा? वो पड़ता है इस नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, लाई करता है इसके बीच में। इट मीन्स इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है? इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट का। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई इसका नॉर्थ जो एक्सटेंट है वो कितना है। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब जो अक्षांशीय विस्तार होता है, देखो लिखा हुआ ना, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट का। तो आपको बस इसमें से माइनस करना है 31 डिग्री 27 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से 28 डिग्री 43 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो, अगर आप इसको घटा देते हो, तो आपके सामने 2 डिग्री 44 मिनट का अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का मिल जाएगा आपको। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। उत्तराखंड राज्य 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। देशांतर मतलब कि जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनके बीच में लाई करता है। ठीक है, 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व आएगा इस साइड और ज्यादा ईस्ट साइड, और 77 डिग्री 34 मिनट आता है वेस्ट साइड, मतलब ये आएगा आपका गढ़वाल की साइड में, ये वाला आएगा कुमाऊं की साइड में। क्लियर है? 77 डिग्री वाला जो आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा गढ़वाल की साइड में आएगा। और 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर है, वो किस में आएगा? वो कुमाऊं की साइड में है, क्योंकि कुमाऊं वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न एज है उत्तराखंड स्टेट की। तो इन दोनों से को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटा देते हो, तो वो क्या बन जाता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन घटाने की पे कितना मिलता है आपको? आपको मिलता है 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 3 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आराम से समझ लीजिए। अक्षांशीय विस्तार इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्षैतिज लाइन है। अगर आप देशांतरी विस्तार निकालना है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, अब जरा हम पीछे जाते हैं, इस मैप में देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए अक्षांशीय विस्तार के लिए, तो अक्षांशीय विस्तार के लिए सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा, सबसे ऊपर वाला ये वाला, और सबसे नीचे वाला ये वाला, इसके बीच में जो विस्तार है वो कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? वो 2 डिग्री 44 मिनट का अक्षांशीय विस्तार। इसी के साथ में अगर आप ये देखते हो कि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, तो देशांतरीय विस्तार के लिए लाइन कौन सी होगी? ये वाली लाइन अगर हम चूज करते हैं इस जगह से, ठीक है, ये सबसे वेस्टर्न पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो इस जगह से ये वाला जो पार्ट है, इसके बीच में जो पार्ट आएगा, दिस एक्सटेंट इज देशांतरीय विस्तार। कितना है वो इस बार? 3 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, 3 डिग्री 28 मिनट का देशांतरीय विस्तार है। ये देख लीजिएगा एक बार, ये रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मिनट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ऐसी चीजों में आप भूल सकते हो, तो इसको हमेशा याद करके रख लीजिए। कितना विस्तार होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इन सबको आपस में। अगर आपको घटाना आता है इसको, डिग्री और मिनट के जो डिफरेंस होता है उसको घटाना आता है, तो आराम से मत याद कीजिए उसको, इधर वाली जो चीज़ है। ठीक है, तो आराम से इसको कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। देयर आर 180 लैटिट्यूडनल लाइंस ऑन द ग्लोब विच आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अभी भारत की बात नहीं कर रहे, पूरी पृथ्वी पर जो भी, आप सभी जानते होंगे कि जो भी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, पूरी पृथ्वी पर जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी है, दिस इज 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखाएं, भूमध्य रेखा हो गई। एक लाइन यहां से जाती है और एक लाइन ऐसे जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर हम इसको बोलते हैं कर्क रेखा। राइट, सबको पता होगा ये बात, तो कर्क रेखा इसको बोलते हैं। एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा बोलते हैं। हमारा भारत देश कहाँ पे लाई करता है? हमारा भारत देश लाई करता है उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर का जितना भी भाग होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड, दिस होल रीजन इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, NH, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये कह रहे हैं कि भाई ग्लोब पर, पूरे ग्लोब पर 180 अक्षांशीय रेखा होती हैं जो तापमान प्रभाव पर आधारित होती हैं। हमारी जो पृथ्वी है
वो अपनी वर्टिकल एक्सिस से, अपनी जो ऊर्ध्वाधर एक जो होनी चाहिए थी एक्सिस, उससे पृथ्वी की जो एक्सिस है, पृथ्वी की जो रियल धुरी है, उसमें कितने डिग्री का अंतर है? 23.5 डिग्री का अंतर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारी, मान लीजिए कि पृथ्वी ऐसे है, होना चाहिए था ऊर्ध्वाधर एक्सिस जो है वो ऐसे इस तरीके से जाएगी बिल्कुल सीधी, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो रियल एक्सिस है, जो रियल उसकी धुरी है, वो ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बनाती है? वो बनाती है 23.5 डिग्री के आसपास का एंगल बनाती है। 23.5 डिग्री ही याद करेंगे। ठीक है, सो दिस ब्लू लाइन इज व्हाट? दिस द रियल एक्सिस। ठीक है, जो वास्तविक धुरी है पृथ्वी की, ये वो हो गई। एंड ये क्या है? दिस इज द, हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ऐसी होती है क्योंकि वो एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, उससे 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है पृथ्वी की जो रियल एक्सिस है। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किसमें घूमती जा रही है? अपनी एक ऑर्बिट में, अपनी एक कक्षा में घूमती है। तो जो पार्ट सूर्य के जस्ट सामने आता है वहां पर क्या हो जाती है? गर्मी के दिन आ जाते हैं। जो पार्ट सूर्य से बहुत दूर रहता है वहां पर स्लैंटेड रेज आ रही होती है, वहां पर सूर्य की तिरछी किरणें आ रही होती है, उस जगह पे हम ठंड का जो मौसम होता है, विंटर का जो मौसम होता है, वो फील करते हैं। तो ये एक मोटी मोटी बात हो गई। उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा। देखो इस जगह पे क्या है, 90, ये ऊपर की तरफ गए हैं तो 23.5 हो गया, उसके बाद 34.5, 35 ऐसे होगा, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। एक रेखा आती है यहाँ पे ऐसे करके, वो हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं उसको, आर्कटिक सर्कल। कहाँ से स्टार्ट होता है? 66.5 डिग्री से स्टार्ट होता है। उसके ऊपर 90 डिग्री पे क्या होता है? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, 90 डिग्री पे। यहां पर भी देख लेते हैं इस तरीके से, 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है ये, और ये क्या बनाता है? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल बनाता है। नीचे की तरफ क्या है? 90 डिग्री पर साउथ पोल पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव पड़ता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि पूरी पृथ्वी पर ऊपर की तरफ 90 अंश तक जा रहा है और नीचे की तरफ 90 डिग्री तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? टोटल कितनी लाइन्स हो गई? बीच में 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, टोटल कितनी लाइन्स हो गई यहाँ पे? पूरी 180। ठीक है, टोटल कितनी लाइन्स हो गई ग्लोब पर? टोटल 180 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं जो तापमान प्रभाव पर आधारित होती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है अपनी ही एक ऑर्बिट पे। देखो कक्षा अलग होती है, कक्षा के चारों तरफ पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है, घूर्णन करती है, और जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना होता है वो अपनी कक्षा में, अपने जो ऑर्बिट होती है उसके, उस पर रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, रिवोल्यूशन करना अलग होता है, रोटेशन करना अलग होता है। अब देखते हैं, ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं और भूमध्य रेखा पर प्रत्येक देशांतर के बीच में 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर होती है, ध्यान दीजिएगा ये चीज, भूमध्य रेखा पर। अगर आप ये देखें कि लेट अस कंसीडर दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, आपको ये क्लियर होगा कि हमारी पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ठीक है, ऐसे निकलती हैं और ऐसे जाती हैं यहाँ पे, और टोटल कितनी है? 360। हमारे भारत देश से भी जाती है। लेट अस कंसीडर हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और एक देशांतर रेखा जो है वो इस तरीके से हमारा भारत देश पड़ रहा है। इस तरीके से पड़ जाएगा और उसमें पास हो रही है। ठीक है, हमारा भारत देश इस तरीके से पड़ता है ना, श्रीलंका यहाँ पे पड़ता है उसके बाद, तो ये एशिया द्वीप में, महाद्वीप में पड़ता है। इस देशांतर की क्या वैल्यू है? ये हमारा IST 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर बोलेंगे इसको, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर होगा ये वाला। ठीक है, और लेट अस कंसीडर एक यहाँ पर देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूडिनल रेखा है, वो है 0 डिग्री वाली, जो कि कहाँ से पास होती है? वो ग्रीनविच एक जगह है, वहां से पास हो रही है। ठीक है, इस जगह पे लेट अस कंसीडर दिस इज ग्रीनविच।
ग्रीनविच जगह है, वहां से पास होती है। देशांतर जो है इसी से निर्धारित होते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर टोटल कितने देशांतर हो जाते हैं? पूरी पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर होंगे। लेकिन इन देशांतरों के बीच में, पृथ्वी जो है उसमें 0 डिग्री लाइन जो है अक्षांशीय रेखा ये वाली है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस इन देशांतरों के बीच में कहाँ होती है? वो होती है इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर लाइन पे। विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर की इनकी लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली जो लेंथ होगी ये 111.3 होगी, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 111.3, यहाँ पे लिखता हूँ 111.3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमेशा आपको मिलेगी एक देशांतर से दूसरे। अगर हम 360 देशांतर मानते हैं तो उनके बीच में, हर देशांतर के बीच में कितनी होगी? 111.3 किलोमीटर की डिफरेंस होगी ऑन इक्वेटर। दिस इज विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे ये देशांतर रेखाएं ऊपर जाती रहती हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, क्योंकि वो एक बिंदु पर जाकर मिल रही होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर जाके आपस में मिल रही होती हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कम होती जाएगी आपस में, बीच में। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होती है देशांतर रेखाओं में? वो होती है भूमध्य रेखा पर, एंड दैट इज 111.3 किलोमीटर, या फिर और इसको हम कवर करेंगे तो 111.321 किलोमीटर होती है, ठीक है। वैसे आप 111.3 किलोमीटर ही आप याद कीजिएगा, उतना ही काफी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है कहां पे? भूमध्य रेखा पर। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिम भाग में वह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब ये उत्तराखंड की लोकेशन है, उत्तराखंड जो राज्य है उसकी लोकेशन बता रहा है। ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत के पश्चिम भाग में, मतलब वेस्टर्न हिमालयाज में इसको कंसीडर करेंगे। तो उत्तराखंड कहां पे है? यूके। उत्तराखंड कहां पे है? वेस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। पश्चिमी हिमालय में, हिमालयी एक राज्य है और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये उत्तर में है, उत्तर पश्चिम क्या, भारत के उत्तर में मिल जाएगा ये। तो नॉर्थ, एक हम कह सकते हैं कि भारत देश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो नॉर्थ में बोला जाता है, ठीक है। नॉर्थन, सबसे नॉर्दर्न स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य आता है? ये उत्तराखंड आता है। तो बस ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी चीजें सबको क्लियर होंगी आई गेस सभी लोगों को, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए अपने उस पर, और इसके बारे में जो भी पीडीएफ होगा वो मेरे चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। चलिए, ये वाली बात सबको क्लियर होगी। और ये है देशांतर वाली बात। इससे पहले हमने देखा अक्षांश वाली बात। ये देशांतर है, कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिलते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द शेप ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर, मतलब कि एक आयताकार शेप का उत्तराखंड राज्य का आकार होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, उत्तराखंड का राज्य जो है वो आयताकार शेप का है, और एक इस तरीके से ऐसे आपको दिखता है, ऐसे करके। यहां पे मैंने बताया था आपको, दिस रीजन इज कॉल्ड गढ़वाल, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड कुमाऊं। यहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल? गढ़वाल में 7 है, यहां पर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 जिले, ठीक है। ये चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। द लेंथ ऑफ द स्टेट इज 358 किलोमीटर्स ईस्ट टू वेस्ट, 358 किलोमीटर्स ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा देखिए, ईस्ट टू वेस्ट जब भी आप समझेंगे हमेशा ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। दिशाओं का ज्ञान हमेशा आपको सही होना चाहिए। दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो ये देख लीजिए 358 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है एक्सटेंट। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस रीजन ईस्ट से वेस्ट, ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, दैट विल बी 358 किलोमीटर। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो ऐसा होगा। और विड्थ कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ 320 किलोमीटर। ज्यादा नहीं डिफरेंस है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा ही। करीबन 40-38 किलोमीटर का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि इसको आयत के शेप दे रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला सेकंड वाला, आप इसको याद कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज लुकिंग एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, मतलब कि
एक सिडनी बनार्ड हैं, सिडनी बनार्ड एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, डिवीजन किया था उत्तराखंड स्टेट का, हिमालय का वर्गीकरण किया था, मतलब नदी घाटियों के आधार पर। किसके आधार पर किया था? नदी घाटियों के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। बहुत सारी रिवर वैलीज हैं, क्योंकि क्या होता है, हिमालय एक ऐसा क्षेत्र पड़ जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, पर्वतमालाएं मिलती हैं हमें, पर्वत मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं। तो वहाँ पर, या जहाँ पे पहाड़ होंगे वहाँ पर घाटियाँ भी होंगी, ठीक। तो सिडनी बर्नार्ड ने क्या किया, उन्होंने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण करने के बाद में उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि द उत्तराखंड रीजन कम्स अंडर द कुमाऊं हिमालयाज, कुमाऊं हिमालय में आता है, एंड विच इज 320 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम सतलुज टू काली रिवर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप मानते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत देश, ठीक, ये हमारा भारत देश हो गया, और इसका मैप बना लेता हूं पूरा मैं। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत देश। अब भारत देश में ये देखिएगा कि रिवर्स कौन कौन सी आ रही हैं। सतलुज रिवर के बारे में भी बात आई थी। सतलुज रिवर कहाँ से आती है? वो इधर से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। एक रिवर आती है यहाँ पे, काली रिवर, ठीक है, मैंने आपको आपको लिखा भी हुआ है इस जगह पे, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, जो सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर का विस्तृत क्षेत्र है। चलो ठीक बात है। उत्तराखंड राज्य यहाँ पे कहाँ पे है? ट्रायंगुलर स्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा, रेक्टेंगुलर स्टेट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आपका उत्तराखंड स्टेट है। तो कौन सी रिवर्स के बीच में आ रहा है ये वाला? तो द रिवर्स आर, यू कैन सी सतलुज रिवर, दिस इज सतलुज रिवर, एंड दिस इज, यू कैन सी काली रिवर, काली रिवर। इसके बीच का जो भी हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस में आता है? पंजाब हिमालय इसके भी पीछे आता है, ठीक है, पंजाब हिमालय इधर आता है। दिस इज द कुमाऊं हिमालयन रेंज, ठीक है, ये जो रीजन आएगा इसके बीच वाला, दिस इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय। किन नदियों के बीच में? सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में। उसके बीच का जो क्षेत्र होगा, उसके बीच का जो राज्य है वो है उत्तराखंड राज्य, और उत्तराखंड राज्य किस में आता है? कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में आता है, ठीक है, कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में आता है। ये लोकेशन वाइज चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी रिवर्स हैं। ये वाली तो चलो हो गई कि सतलुज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ता है, और कौन से पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं इसके आगे। तो नदी घाटियों के आधार पर, नदी घाटी कौन सी थी अभी हमने देखी? सतलुज नदी घाटी थी, और उसमें काली नदी जो जहां से फ्लो हो रही है, उसके बीच का टोटल विस्तार 320 किलोमीटर है, जो कि आपने यहाँ पर भी देखा। इसकी चौड़ाई के बारे में, नॉर्थ साउथ वाला जो चौड़ाई थी उसके बारे में भी हमने ये चीज देख ली। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार आपको इससे एक रेफरेंस लेने में आसानी रहेगी कि कितने क्षेत्र में वन का क्षेत्र आता है, कितने क्षेत्रों में कौन सा जिला, सबसे बड़ा जिला भी आता है। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि उत्तराखंड राज्य का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको याद कर लीजिएगा प्लीज। 53,483, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर द टोटल एरिया ऑफ द उत्तराखंड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ठीक है। टोटल पूरे उसमें उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। और पूरे इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? टोटल कंट्री का क्षेत्रफल कितना है? वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने क्षेत्रफल का 1.69% कौन सा है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल है टोटल, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन भी बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अगले उस पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्टेट रैंक्स 18th इन द कंट्री व्हाइल इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज इट रैंक्स 19th, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से ये आता है 18वें स्थान पे आता है, अगर हम
राज्य का देश में 18वां स्थान होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 19वां स्थान है। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है इससे, इसकी वजह से इसका स्थान 18th से कहां हो गया है, 19th हो जाता है, उसकी वजह से। बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको बताना है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज मोर एरिया देन उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड के राज्य से भी ज्यादा उसका क्षेत्रफल है, बताइएगा। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07%, जो कि कितना होता है, 46,035 वर्ग किलोमीटर होता है, वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट कम्स इन द माउंटेनस एरिया, ठीक है, वो माउंटेनस रीजन में आता है। मोस्ट मतलब कितना, 86%। बहुत बड़ी बात होती है, किसी राज्य का 86% जो है लगभग वो किस में आता है, पर्वतीय भागों में आता है, माउंटेनस रीजन में आता है। और इसी के साथ साथ जो टोटल एरिया प्लेन रीजन में है, तो आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना बचा, 14% के आसपास। तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, वो पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ आपको मैदानी क्षेत्र भी मिलता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र जो है वो बहुत कम है, मैदानी भाग बहुत कम है, दैट इज लगभग 14% के आसपास है, 13.93% के आसपास हो गया ये चीज, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बस फैक्चुअल चीजें हैं, याद करना ये आपका काम है। चलिए अब देखते हैं बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्रीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रश्न यहां से डायरेक्टली बनते हैं और इतना फैक्चुअल चीज रहती है जो कि आप मिस कर सकते हैं। तो बहुत ईजी रहता है इस एग्जामिनर को आपको कि ऐसा टफ क्वेश्चन बनाते, टफ नहीं होते क्वेश्चंस, लैंग्वेज टफ हो सकती है उसमें, तो आपको बस ध्यान देना है, मैप को ध्यान में रखना है, बिल्कुल उत्तराखंड के मैप को, ठीक है, उत्तराखंड के मैप को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट कहता है द टोटल लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द स्टेट इज 625 किलोमीटर्स। ये टोटल की बात कर रहा है, कुल जो लंबाई है इंटरनेशनल बॉर्डर की, अंतरराष्ट्रीय सीमा की, वो है 625 किलोमीटर, राइट, 625 किलोमीटर। अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती किन देशों से है, वो लगती है, एक लगती है नेपाल से और एक लगती है चाइना से, नेपाल से और चाइना से, ठीक है। मैप में भी अभी देखेंगे, नेपाल के साथ कितनी लगती है, 275 किलोमीटर लगती है, और चाइना के साथ कितनी लगती है, 350 किलोमीटर लगती है। चाइना के साथ 350 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें से 275 किलोमीटर किसके साथ है, नेपाल के साथ है, और 350 किलोमीटर की सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। ये याद कर लीजिएगा, फिक्स है कि मतलब कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाएंगे। स्टेटमेंट बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन आपको लेंथ जो है, फैक्चुअल चीजें जो है, वहां पर क्वेश्चन जो है वो टफ बन सकते हैं इनमें, बस ये याद करने वाली चीज ही है। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द स्टेट इज बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयस। अच्छा, इसकी जो मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैप के अकॉर्डिंग ये जो सीमा है, ये जो सीमा है इसकी, दिस बॉर्डर इज विद चाइना। चाइना के साथ कितनी है, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की टोटल जो लेंथ आती है बॉर्डर की, वो आती है चाइना के साथ में। उसके बाद नेपाल के साथ आती है, यहां से ये वाली जो है लेंथ, वो नेपाल के साथ आती है, और नेपाल के साथ आती है आपकी टोटल 275 किलोमीटर, ठीक है, 275 किलोमीटर, ठीक, यहां पे लिखा हुआ है 275 एंड 350, ये जो सीमा है वो है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अभी यहीं पे देख लीजिए, पॉइंट तो अभी आया नहीं है, पॉइंट अभी आगे आएगा अभी, कि कौन से ऐसे जिले हैं उत्तराखंड राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है चाइना के साथ में। तो कौन से जिले हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा उत्तरकाशी, ये है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला पड़ता है जिसकी सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये चाइना के साथ में, ठीक। दूसरा एक जिला आता है चमोली जिला, इसकी सीमा भी लगती है, ये वाली सीमा है चमोली की, वो लगती है चाइना के साथ में। फिर तीसरा राज्य आता है पिथौरागढ़, उसकी सीमा भी लगती है किससे, चाइना के साथ में लगती है। और साथ साथ पिथौरागढ़ ही एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं उनके साथ में आती है। वो कौन सा है, चाइना और नेपाल। पिथौरागढ़ की सीमा जो है वो टच करती है चाइना को भी, और पिथौरागढ़ की सीमा जो है वो टच करती है नेपाल को भी, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद पिथौरागढ़ के नीचे नेपाल के साथ टच होने वाला जिला है चंपावत। चंपावत, ये पिंक वाला। और लास्ट जो एक छोटी सी सीमा यहां पे आपको दिखाई दे रही है नेपाल के साथ में, वो है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर भी टच करता है किससे? नेपाल से। ठीक है, तो ये बात आपने यहीं पे देख लिया। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जो कि हमने देखा टोटल 675 किलोमीटर की 625 किलोमीटर 625 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। 625 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, ये बात देख लीजिएगा बस। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? हाँ, उत्तराखंड में हिमालयन रेंज जो है, हिमालयस कहाँ पे पड़ेंगे इसके? नॉर्थ में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज कहाँ पे पड़ती है? ग्रेट हिमालयन रेंज वो पड़ती है सबसे उत्तर भाग में। सबसे उत्तरी भाग में कौन से पड़ती है? वृहद हिमालय बोलते हैं, या फिर इसको ग्रेटर हिमालयस बोला जाता है, या फिर इसको हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम दे दिया गया है इसको, वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय। एक और वर्ड इंग्लिश में रहता है इसका नाम, ग्रेटर को बोलते हैं इनर हिमालयस। इनर हिमालयस ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं शिवालिक रेंज आती है इन द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें आते हैं शिवालिक रेंज, सबसे निचली रेंज जो होती है वो। एंड द तराई, तराई रीजन इन द साउथ ईस्ट रीजन। तराई रीजन जो कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, आपको तराई रीजन आता है साउथ ईस्ट रीजन में। सबसे पहले वाली जो ये वाली स्लाइड थी इसमें मैंने शो किया था, ये है तराई रीजन। ठीक है, ये है तराई क्षेत्र। उत्तराखंड राज्य का अगर हम ये देखते हैं कि दिस रीजन इज साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। ये है नॉर्थ में क्या पड़ रहा था? नॉर्दर्न में ग्रेट हिमालयन रेंज पड़ रही थी। और अगर हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन था हमारा, ये इसके बाद आता है शिवालिक रेंज पड़ रही थी, साउथ वेस्ट में आती है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज इस तरीके से पड़ती है हमारे उत्तराखंड राज्य में। तो दिशाओं के साथ साथ ये जरूरी है कि आपको ये समझना कि कौन से क्षेत्र में कौन सा एरिया आता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सा एरिया आएगा, ये सबको समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बचा है इसमें। हाँ, राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी और पश्चिमी सीमा टोंस नदी बनाती है। ठीक है, ये नदियों की जो बॉर्डर बनाने वाली नदियां होती हैं, वो एक तरीके से नेचुरल बॉर्डर बनाती है। नेचुरल बॉर्डर, प्राकृतिक सीमा। ठीक है, वो बनाती है कौन सी? ईस्ट साइड में, पूर्व दिशा में कौन सी बनाती है? वो आती है काली रिवर। ईस्ट में आती है काली रिवर। ठीक है, और वेस्ट में कौन सी आती है? वेस्ट में आती है टोंस रिवर। टोंस रिवर। ठीक है, टोंस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, टोंस एक सहायक नदी है किसकी? यमुना रिवर की। टोंस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, हिंदी में इसको सहायक नदी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस। कहां से निकलती है टोंस नदी? ये भी देख लेते हैं, वो है बांदरपुंज जो ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। ठीक है, तो ये कहां से निकलती है? बांदरपुंज ग्लेशियर से। देखो सारी चीजें मैं, मेरे दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है सब बता दूं आपको। बांदरपुंज ग्लेशियर से निकलती है। यमुना भी कहां से निकलती है? यमुना भी बांदरपुंज ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री बोल दीजिए, या फिर यमुना को बांदरपुंज ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द स्टेट 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। ये तो अभी हमने देख लिया। ईस्टर्न दिशा में, पूर्वी दिशा में उत्तराखंड राज्य में 3 जिले कौन से थे उत्तराखंड में? पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। ठीक है, और वो बाउंड किससे है? नेपाल के साथ में। ठीक है, वो ये चीज हमने देख लिया इस जगह पे, नेक्स्ट वाली स्लाइड में,
कि पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर किससे लगती है इसकी सीमा? नेपाल के साथ लगती है। द टोटल लेंथ इज 275 किलोमीटर्स एंड चाइना के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है पिथौरागढ़ की, चमोली की और उत्तरकाशी की, और इसकी जो लेंथ है टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर की वो है 350 किलोमीटर्स। टोटल जो लेंथ हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की वो है 625 किलोमीटर। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगी 625। अगला पॉइंट देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, 2 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड राज्य में जो कि हैं देहरादून और उत्तरकाशी, वो फॉर्म करते हैं बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। चलिए ये भी देख लेते हैं भाई। ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब हम देखते हैं कि 2 जिले बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से हैं जो कि अंतरराज्यीय सीमा को पे टच करते हैं हिमाचल प्रदेश से। कौन है वो? उत्तरकाशी, ठीक है, वो है उत्तरकाशी। तो एक यही वाला हो गया ऊपर वाला, ये वाला है देहरादून, ठीक है, ये है ब्लू वाला देहरादून। इससे जो सीमा लगती है ये वाली, दिस इज द इंटर स्टेट बॉर्डर, अंतरराज्यीय सीमा। हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाले 2 जिले आते हैं, वो कौन से हैं? उत्तरकाशी और देहरादून। यही लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, उत्तरकाशी और देहरादून जो है वो लगते हैं हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ में, ठीक है, बस इतना ही चीज काफी है। तिब्बत और चाइना इज सिचुएटेड अक्रॉस द हिमालयस इन द नॉर्थ ऑफ द स्टेट। ये भी हमने देख लिया अभी कि कहाँ पे लाई करता है तिब्बत या फिर चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन, स्वायत्त एक क्षेत्र माना जाता है तिब्बत को, लेकिन उस पर चीन का अधिकार है। राज्य के उत्तर दिशा में पड़ता है चीन का जो पार्ट है। इसकी सीमाएं 3 जिलों से, कौन कौन से ऐसे जिले थे? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से लगती है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से चीन की सीमा लगती है, जो कि चीन का तिब्बतन पार्ट है ये वाला। ये सब हमने इससे पहले ही देख लिया था। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, क्योंकि इसके साथ ये जो टोटल लेंथ है ना उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में, ये वाली पार्ट, इसको अलग कलर से बना देते हैं। लेट अस कंसीडर, हम इसको बनाते हैं, चलिए इससे ही बना देते हैं, ग्रीन कलर से बनाते हैं, ग्रीन से, ग्रीन अच्छे से दिखाई देगा। ये वाला जो पार्ट है, दिस बॉर्डर, ये है आपके उत्तर प्रदेश के साथ में। कौन कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में? उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा पर लगते हैं? एक तो आपके सामने ही है ऊधमसिंह नगर, एक तो सामने ही है आपके, ये जो है ये भी आता है नैनीताल। ये ज्यादा मोटा हो गया पेन, नैनीताल, नैनीताल, ये वाला पार्ट हो गया। 2 जिले यहां पे हो गए। ये वाला कौन सा है? पौड़ी, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल बोल दीजिए इसको, पौड़ी गढ़वाल, पिंक वाला जो है। इस तरफ आता है हरिद्वार, हरिद्वार की सीमा तो टच होती ही है। साथ में देहरादून की भी सीमा टच होती है। ये वाली जो देहरादून की सीमा है वो टच होती है आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ भी, और ये टच होती है आपकी उत्तर प्रदेश के साथ भी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर 5 ऐसे जिले पड़ते हैं उत्तराखंड राज्य के जिनकी सीमा टच कर रही है उत्तर प्रदेश राज्य से भी टच करती है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी, यहीं पे लिखी हुई थी ये वाली बात, ठीक है। तिब्बत के साथ में हमने देख लिया ये वाला पार्ट, और ये 5 जिलों के नाम भी देख लिया हमने। क्या नाम है इनके? ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून 5 जिले हैं ऐसे जो कि टच करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ, यूपी की सीमा के साथ में टच करते हैं। 3 जिले ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ में टच करते हैं, और 3 जिले ऐसे हैं जो कि 3 जिलों मतलब यहाँ पे एक कॉमन जिला है, ठीक है, एक कॉमन जिला भी था जो कि नेपाल के साथ टच करते हैं। ऐसा मत करिएगा कि 3 और 3 6 जिले हैं ऐसे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ टच करते हैं, ऐसा नहीं है। पिथौरागढ़ इज कॉमन, ठीक है। 5 हैं ऐसे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़ इज कॉमन, इट इज टचिंग विद चाइना ऑल्सो, इट इज टचिंग द नेपाल बॉर्डर ऑल्सो, ठीक है, बिल्कुल सही। यहां तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अब तक, और बहुत ईजी है ये चीज, फैक्चुअल तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऊधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट शेयर्स द मैक्सिमम बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। क्योंकि हमने ये चीज देखी है यहाँ पे, ऊधमसिंह नगर जो है वो लंबा लंबा सा एक ऐसा जिला पड़ता है उत्तराखंड राज्य में, तो इसकी जो
सीमा है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में, ये बहुत लंबी है, ऊधम सिंह नगर की, ठीक है, इसकी सीमा बहुत लंबी है। तो वही कह रहा है ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हैज द शेयर्स अ मैक्सिमम बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट शेयर्स अ मिनिमम बॉर्डर। इसी के जस्ट बगल में आपको देख पा रहे होंगे नैनीताल, इसकी सीमा कहाँ पे है, ये वाली छोटी सी सीमा है नैनीताल के साथ में उत्तर प्रदेश की, ये वाली सीमा इतनी छोटी सी, और ये वाली जो सीमा है दिस बॉर्डर ऑफ ऊधम सिंह नगर, ये टच करती है उत्तर प्रदेश के साथ में। तो अगर कभी पूछा जाता है आपसे कि उत्तराखंड राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से बहुत कम जो है वो लेंथ की लगती है, तो वो कौन सा है, नैनीताल सबसे छोटा है, सबसे कम लेंथ की जो सीमा है वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में। और ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा उसकी लगती है, वो है ऊधम सिंह नगर। उसी के बारे में ये पॉइंट भी था अभी इससे पहले, ठीक है। चलो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया ये वाला बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश का कौन से ऐसे जिले हैं, हिमाचल प्रदेश के भी कौन से ऐसे जिले हैं जो कि कवर करने हैं हमको, सिरमौर, शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इसमें उत्तराखंड के साथ शेयर करते हैं। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं। ये है आपका उत्तराखंड स्टेट, ठीक है, ये उत्तराखंड का राज्य हो गया। 3 जिले यहाँ पे पड़ रहे हैं, वो कौन से हैं, किन्नौर ये वाला है, किन्नौर की सीमा टच करती है उत्तरकाशी के साथ में। फिर शिमला, शिमला की सीमा जो है वो टच करती है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के साथ में भी टच करती है और देहरादून के साथ में भी टच करती है। और एक तीसरा जिला आता है हिमाचल प्रदेश का, वो है सिरमौर, सिरमौर जिला पड़ता है। वो किसका है, ये ग्रीन कलर से क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ग्रीन कलर इज हिमाचल प्रदेश, दिस होल स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। और ये जो पिंक कलर से है ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, ठीक है। तो कौन से जिले हैं ये वाले, ये है उत्तरकाशी, ये है उत्तरकाशी, इसको येलो से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उत्तरकाशी। अच्छा नहीं दिख रहा है अभी, ये नहीं दिखेगा अभी, चलो ब्लैक से ही बना देते हैं इसको। उत्तरकाशी और देहरादून, ये वाला जो जिला है वो क्या है, देहरादून, उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तराखंड राज्य के 2 जिले ही हैं ऐसे जो कि टच करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ में, और हिमाचल प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जो कि बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ में, उत्तराखंड के जिलों के साथ में। तो किन्नौर, शिमला और सिरमौर इस तरफ पड़ते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून इस तरफ पड़ते हैं, ठीक बात। बिल्कुल मैप से हम लोग पढ़ते जाएंगे और बिना मैप के तो समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं अब उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि टच कर रहे होते हैं उत्तराखंड के जितने भी जिले थे। तो उत्तराखंड के कितने जिले थे, टोटल 5 जिले थे उत्तराखंड के। यूपी के टोटल कितने जिले टच करते हैं, 7। उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं 5 जिलों को जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। 5 जिले तो हमने देख लिए, लेकिन यूपी के ऐसे कौन से 7 जिले हैं उनको देख लेते हैं, जिनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। नाम है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत। टोटल 7 ऐसे जिले हैं, इनको भी मैप में देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे हैं ये। तो ये आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर ये वाला जो जिला है वो है सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। सबसे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न सबसे। फिर आते हैं मुजफ्फरनगर पे, दिस जिला इज मुजफ्फरनगर, देखो याद कर, ध्यान दीजिएगा मुजफ्फरनगर है यहाँ पे, मुजफ्फरपुर नहीं है उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर है। फिर आता है बिजनौर, ठीक है, ये है बिजनौर, बिजनौर, दिस इज मुरादाबाद, मुरादाबाद। अभी कितने हो गए, 4 जिले हो गए। मुरादाबाद के बाद ये वाला कौन सा जिला है, दिस इज रामपुर, रामपुर। फिर आते हैं हम लोग बरेली,
ये सारे जिले टच कर रहे हैं किसको? उत्तराखंड को, बरेली। और ये एक आता है पीलीभीत, पीलीभीत ये है 7वां जिला। 1 2 3 4 5 6 7, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। यही ऑर्डर भी था, अभी यही ऑर्डर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के टच कर रहे होते हैं उत्तराखंड की जो 5 जिले थे उनको। तो लोकेशन वाइज इन जिलों की जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्टडी टेबल पर अपने राज्य का जो मैप है, अगर आपने वो लगा लिया है, पॉलिटिकल मैप लगा लीजिए, साथ में अपने राज्य का एक फिजिकल मैप जो होता है वो लगा लीजिए, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। जहां पर भी आप स्टडी टेबल आपकी है वहां पर अगर आप इसको लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चलो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विद हरिद्वार। हरिद्वार के साथ में 3 जिले टच करते हैं बॉर्डर। कौन से हैं वो? बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, चलिए देखते हैं जरा। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये तीनों जो हैं वो किसके साथ शेयर करते हैं? ये तीनों शेयर करते हैं हरिद्वार के साथ में। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार के साथ में ये शेयर करते हैं। और ओनली सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विद देहरादून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली सहारनपुर, यूपी का एक जिला है सहारनपुर, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जिला है जो कि देहरादून से टच हो रहा होता है, देहरादून से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको याद करना तभी हो पाएगा जब आप अपने सामने मैप को लेके बैठे रहोगे, अपने आप से चीजें निकल के आएंगी। पॉइंट्स ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं और आपको एग्जामिनर का ये पर्पस नहीं होता कि आपके मार्क्स नेगेटिव करा दे, पर्पस ये नहीं है। उसका एक और पर्पस तो चलो ठीक है कि गलत क्वेश्चन कर दें बच्चे, उनका ये पर्पस भी रहता है कि आपका टाइम खा ले एग्जाम में। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को बना देना है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपको मैप क्लियर नहीं है तो क्या होगा? आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो टाइम टेकिंग बन जाएगा। एक और चीज आती है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है ओनली बिजनौर शेयर्स बॉर्डर विद पौड़ी एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ओनली बिजनौर, सिर्फ बिजनौर जो है वो पौड़ी और नैनीताल, बिजनौर ऐसे थोड़ा सा पार्ट आगे निकला हुआ है। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, ये 4 जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो किससे टच कर रहे हैं? यहाँ पर कौन सा एक जिला था? वो था ऊधम सिंह नगर। तो ये सब ऊधम सिंह नगर से टच करते हैं। बिजनौर आता है, वो टच कर रहा है किससे? बिजनौर टच करता है नैनीताल से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओनली बिजनौर शेयर्स बॉर्डर विद नैनीताल एंड पौड़ी, पौड़ी जिला। पौड़ी व नैनीताल जिले से केवल बिजनौर की सीमाएं लगती हैं। मैप सामने रख लेंगे, आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि मैप से आज हम कवर भी करने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार उत्तराखंड का मैप। ये चीज थी, हरिद्वार से टच कर रहा था। ठीक है, वो वाला पार्ट। सहारनपुर ये इस तरफ पड़ता है, सहारनपुर यहाँ पर ये वाला पार्ट है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज सहारनपुर, जो कि टच कर रहा है देहरादून से टच कर रहा था। और नैनीताल से और पौड़ी से टच करने वाला कौन सा जिला बताया अभी मैंने? वो था बिजनौर। ठीक है, ये चीज बताई यहाँ पे, वो था बिजनौर। पौड़ी व नैनीताल जिले से टच करने वाला बिजनौर की सीमा लगती है। तो यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है इस जगह पे? बिजनौर। मैप सामने रखेंगे तो आराम से हो जाएंगी चीजें, बस भूलना नहीं है, बस रिवाइज करते चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट। ये भी हमने देख लिया, बस एक बार स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये मैंने शुरुआत में बता दिया आपको। तो टोटल 13 जिले हैं उत्तराखंड राज्य में। उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हरिद्वार एंड ऊधम सिंह नगर फॉल अंडर द प्लेन्स। मतलब हरिद्वार जो है वो, जो अभी मैंने अभी आपको बताया इससे पहले, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर वो किस में पड़ते हैं? वो प्लेन वाले एरिया में पड़ते हैं। प्लेन मतलब क्या होता है? मैदानी क्षेत्रों में पड़ते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से? हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर आते हैं मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट। 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद एनी स्टेट और एनी कंट्री। मतलब उत्तराखंड के राज्य के ऐसे भी जिले हैं, टोटल 13 जिलों में से टोटल 4 जिले ऐसे भी हैं जो कि ना ही
किसी भी राज्य, इंडिया के किसी भी राज्य से टच करते हैं, ना ही किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल या फिर चाइना से टच करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इंटरनल स्टेट इनको बोला जाता है, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट इनको बोला जाता है। तो कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स? दीज आर कॉल्ड इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? आंतरिक जनपद, आंतरिक जनपद बोला जाता है। हैं कौन से ये वाले? वो हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। मैप में देखते हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। देखते कहाँ पे है ये है अल्मोड़ा, ये टिहरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, ये है बागेश्वर, ये वाला। इसकी सीमा देखिए आप, मैं तो नाम लिख रहा हूँ, आप सीमा देखिए, बागेश्वर और अल्मोड़ा। इनकी सीमाएं जो है वो किसी भी और स्टेट से टच नहीं कर रही होती हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी टच नहीं कर रही है, ना ही किसी जिला है हिमाचल प्रदेश का उससे टच करेगी, किसी भी जिले के हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी जिले से टच नहीं कर रही है, ना ही नेपाल से टच कर रही है, ना ही चाइना से टच कर रही है। तो 4 ऐसे जिले आते हैं जिनकी सीमा टच नहीं कर रही होती है किसी भी राज्य को और किसी भी देश को भी। तो इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जनपद बोलते हैं। साथ में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ईच ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं डिवीजन आर इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है भाई, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको डिवीजन बताया था, गढ़वाल और कुमाऊं 2 डिवीजन है। गढ़वाल वेस्ट वाला है और कुमाऊं ईस्ट वाला है। ठीक है, तो इन दोनों डिविजन्स में 2 जिले इधर हैं, 2 जिले ऐसे इधर हैं जो कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। ठीक है, गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के 2 जिले आंतरिक जिले हैं। कौन कौन से जिले होंगे इसमें? अभी मैंने बताया आपको। अगर मैप में फिर से देखें हम लोग, तो ये वाले जो 2 जिले हैं टिहरी और रुद्रप्रयाग, वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे गढ़वाल रीजन में। ये गढ़वाल रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न वाला। और अल्मोड़ा और बागेश्वर आ जाते हैं किसमें? वो आ जाते हैं आपके कुमाऊं रीजन में। तो मैंने आपको टोटल बताया था कि टोटल 6 जिले ऐसे पड़ते हैं जो कि कुमाऊं में पड़ते हैं, इस तरफ पड़ते हैं ईस्ट में। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं आपके गढ़वाल में। ठीक है, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं आपके गढ़वाल में। तो कौन कौन से ऐसे जिले पड़ते हैं आपके इसमें? बागेश्वर हो गया कुमाऊं में, अल्मोड़ा हो गया कुमाऊं में, ये वाला नैनीताल हो गया, नैनीताल भी हो गया कुमाऊं में, ये वाला ऊधम सिंह नगर हो गया, ऊधम सिंह नगर भी कुमाऊं में। दिस इज चंपावत। ठीक है, चंपावत भी हो गया आपका कुमाऊं में, और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ भी हो गया आपका कुमाऊं में। कितने हो गए टोटल? 4, 5, 6 जिले आ गए आपके किसमें? कुमाऊं रीजन में। फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरफ, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इससे चमोली, सॉरी हाँ, ये चमोली वाला जिला है, चमोली है। रुद्रप्रयाग टिहरी हो गया, पौड़ी गढ़वाल, ठीक, इसमें 7 आ जाते हैं। ये हो गया देहरादून। लोकेशन देखते चलेगा सारे जितने जिले हैं उनकी भी। ठीक है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए इसमें। उत्तरकाशी। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 किस में आ जाते हैं? ये वाले आ जाते हैं हमारे गढ़वाल में। तो दिस इज द डिवीजन लाइन। ठीक है, ये डिवीजन लाइन है। चमोली किस में आ जाता है? वो इसमें गढ़वाल में आ जाएगा। और ये वाले जो नीचे टोटल 6 जिले आते हैं वो आ जाएंगे हमारे, टोटल हो गए 13 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तराखंड के। ये वाला चमोली, ये वाला पड़ जाता है इस तरफ वाला, 7 पड़ जाते हैं गढ़वाल में और 6 हो जाते हैं आपके कुमाऊं में। आई थिंक इससे अच्छा प्रेजेंटेशन, इससे अच्छा समझाना और तो नहीं हो पाएगा। तो इतना इजी तरीका जो है समझाने का सबसे अच्छा यही है कि कलर चेंज कर दीजिए आपको समझाने के लिए। टिहरी और रुद्रप्रयाग तो पहले मैंने लिखा हुआ था, अगर इसको भी ब्लू कर देते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गढ़वाल रीजन में टोटल 7 जिले आते हैं, कुमाऊं रीजन में टोटल 6 जिले आते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 जिले इसमें आ रहे थे। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल
मंडल के 2 जिलों चमोली की सीमा लगती है। मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गढ़वाल डिविजन्स शेयर बॉर्डर विद कुमाऊं डिवीजन। अब कौन से ऐसे जिले हैं भाई? 2 ही जिले हैं। गढ़वाल रीजन के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा चमोली और पौड़ी गढ़वाल की सीमा, गढ़वाल रीजन के 2 जिले चमोली और पौड़ी गढ़वाल की सीमा कुमाऊं के जो जितने जिले हैं उनसे लगती है। तो कौन से ऐसे जिले कुमाऊं वाले हैं आते हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। इन 4 जिलों से इन 2 जिलों की सीमा लगती है। ये जो 4 जिले आ रहे हैं ये आ रहे हैं कुमाऊं में, ये जो 2 जिले आ रहे हैं पौड़ी गढ़वाल चमोली ये आते हैं गढ़वाल में। दैट इज द फाइनल थिंग। बहुत इजी तरीका होता है, मैप सामने रख लीजिए, पॉलिटिकल मैप, और इसको पॉइंट को समझना स्टार्ट कीजिए। भैया चमोली और पौड़ी किसका पार्ट है? ये गढ़वाल मंडल का पार्ट है जिनकी सीमा लगती है कुमाऊं मंडल से। नेक्स्ट पॉइंट, 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुमाऊं। कौन कौन से जिले हैं ऐसे कुमाऊं के? अल्मोड़ा, बागेश्वर। अभी मैंने बताया आपको कुमाऊं रीजन के 4 जिले हैं जिनकी सीमा टच करती है 2 जिलों से जो कि गढ़वाल रीजन के आते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़, ये 4 जिले कुमाऊं के आते हैं जिनकी सीमा 2 जिले जो कि इसमें आते हैं गढ़वाल रीजन में आते हैं उनसे लगती है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो क्लियर होगा। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन शेयर देयर बॉर्डर विद चमोली। ये भी भाई, ये भी एक बार देख लेते हैं कि भाई कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा, कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है। कौन से 3 जिले हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, पिथौरागढ़ ये वाली हो गई, बागेश्वर ये वाली सीमा हो गई, और अल्मोड़ा की ये सीमा हो गई। तो 3 जिले हैं कौन से? कुमाऊं रीजन के, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उनकी सीमा लगती है चमोली के साथ में। बस यही सामने एक एक पॉइंट यहीं से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस बनाना बहुत मतलब इजी है, लेकिन याद रखना कि किसकी सीमा किससे टच होती है ये बहुत टफ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम 7 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर देयर बॉर्डर विद पौड़ी डिस्ट्रिक्ट विच आर अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार एंड नैनीताल। टोटल 7 ऐसे जिले हैं, सर्वाधिक 7 जिले ऐसे हैं, 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती हैं जिनमें अल्मोड़ा और ये सब आते हैं। देखते हैं एक बार फिर से, पौड़ी से। ठीक है, पौड़ी से लगती है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज पौड़ी, ये वाला पूरा पौड़ी वाला पार्ट है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं दिखा देते हैं आपको। ये वाला एक जिला हो गया भाई, एक तो हो गया ये वाला, चलो एक तो हो गया हरिद्वार। ठीक है, एक जिला हो गया हरिद्वार जिसकी सीमा लगती है आपकी पौड़ी से। फिर आता है ये वाला पार्ट देहरादून, देहरादून की भी सीमा लगती है आपके पौड़ी से। फिर आता है टिहरी पार्ट, टिहरी जो गढ़वाल है उसकी भी सीमा लगती है टोटल आपके पौड़ी वाले पार्ट से। फिर आता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग की भी सीमा लगती है पौड़ी गढ़वाल से। फिर आता है चमोली, चमोली की भी सीमा लगती है रुद्रप्रयाग से, इसे चमोली की भी सीमा लगती है आपकी पौड़ी गढ़वाल से। फिर अल्मोड़ा आता है, अल्मोड़ा की भी सीमा लगती है रुद्रप्रयाग से, इससे पौड़ी गढ़वाल से, और नैनीताल की भी सीमा लगती है पौड़ी गढ़वाल से। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल 7 हो गए, टोटल 7 हो गए आपके जिनकी सीमा लगती है। एक तो ये हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया देहरादून, तीसरा हो गया टिहरी गढ़वाल, फिर हो गया रुद्रप्रयाग की सीमा लगती है, फिर चमोली की भी सीमा लगती है, चमोली के बाद अल्मोड़ा की भी सीमा लगती है, और नैनीताल की सीमा। 1 2 3 4 5 6 7 पौड़ी गढ़वाल जिले के साथ में उत्तराखंड के टोटल 7 ऐसे जिले लगते हैं जिनकी सीमा लगती है। तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। अभी पौड़ी गढ़वाल के साथ 7 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, एंड दिस इज द मैक्सिमम थिंग। 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुमाऊं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ शेयर देयर बॉर्डर विद द गढ़वाल डिवीजन। ये अभी हमने कवर किया था। 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुमाऊं, यही पहला पॉइंट ही है, शेयर देयर बॉर्डर विद गढ़वाल डिवीजन। ये हो गया, ये इससे पहले हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, देखो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आपने ये चीज समझ लिया तो मैप आपने अपने सामने रख लिया तो सबसे इजी हो जाएगा, सारे पॉइंट्स एकदम चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है। ठीक है, बिल्कुल
चमोली जो जिला है कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है, ये भी हमने देख लिया। कौन से थे वो? ये पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक 7 जिलों, ये वाली बात हो गई ना अभी, हाँ अभी कर लिया ये चीज़। सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी से लगती हैं और 7 जिले भी हमने देख लिए थे। ठीक है, टोटल 7 देख लिए थे। एक्सेप्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल डिवीजन, अदर 6 डिस्ट्रिक्ट शेयर द बॉर्डर विद द पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, मतलब कह रहा है कि गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर सारे जिले हैं 6, टोटल 7 में से एक हटा दिया उत्तरकाशी को, उनकी इन 6 की सीमाएं किससे लगती हैं? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, है ना, ये वाले जितने भी पढ़ते हैं उनकी सीमाएं किससे पड़ती हैं? टोटल 5 पड़ जाएंगे ना। एक तो पौड़ी हो गया, एक उत्तरकाशी हो गया, बचे कितने? एक पौड़ी हो गया, एक उत्तरकाशी हो गया, बचे 5, 5 6 7। तो इन 5 की जो सीमाएं हैं वो किससे टच हो रही हैं? पौड़ी गढ़वाल से टच हो रही हैं। ठीक है, एक ही ऐसा गढ़वाल डिवीजन का एक ऐसा जिला है, वो है उत्तरकाशी, जो टच नहीं करता है पौड़ी गढ़वाल की सीमा से, बाकी सब करते हैं। बस यही था यहाँ पे। चमोली व अल्मोड़ा जिले से 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। चमोली और अल्मोड़ा जिले से 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। चमोली और अल्मोड़ा, अब ये देख लेते हैं एक बार। चमोली से किसकी सीमा लगती है? पिथौरागढ़ नंबर 1 हो गया, बागेश्वर नंबर 2 हो गया, अल्मोड़ा नंबर 3 हो गया, पौड़ी नंबर 4 हो गया, रुद्रप्रयाग नंबर 5 हो गया, और ये 6 नंबर पे उत्तरकाशी आ गया। ठीक है, उत्तरकाशी हो गया। चमोली से 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं टच होती हैं। चलो ठीक है, अल्मोड़ा से भी 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा टच होती है। वो कौन से हैं? पौड़ी गढ़वाल चमोली से भी टच हो रही है, बागेश्वर से भी टच हो रही है, पिथौरागढ़ से भी टच हो रही है, चंपावत से भी हो रही है और नैनीताल से भी हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। तो चमोली और अल्मोड़ा का जो पॉइंट है ये भी बिल्कुल सही है। चमोली और अल्मोड़ा के साथ में 6 डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं। चमोली और अल्मोड़ा के साथ में 6। अच्छा, 7 किसके साथ हो रहे थे? 7 हमने देखा था पौड़ी के साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कि टच हो रहे थे। ठीक है, पौड़ी के साथ में कहाँ लिखा हुआ? तो 7 यहाँ लिखा था ना इस जगह पे, इसी में कहीं लिखा हुआ था 7 वाला, मैप में ही देख लेते हैं। पौड़ी के साथ 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 वाला पार्ट। ये यहाँ तक सबको क्लियर होगा अब तक? पौड़ी के साथ 7 जिले आते हैं, 7 जिलों की सीमा रहती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, 7 बॉर्डर्स, और इसके साथ चमोली और अल्मोड़ा के साथ 6 बॉर्डर्स। चलो आगे आते हैं, ये देख लिया हमने। देहरादून इज बॉर्डर बाय 4 डिस्ट्रिक्ट्स, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी एंड उत्तरकाशी। ये भी सिंपल सी चीज है। देहरादून इज बॉर्डर बाय 4 डिस्ट्रिक्ट, देहरादून जो है वो 4 से लगता है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार 4 जिले लगते हैं देहरादून के साथ में। बस यही है और कुछ नहीं। इन 2000 ईयर 9th of November उत्तराखंड बिकेम द 11th हिमालयन स्टेट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर हिमालयन स्टेट की बात कर रहे हैं, हिमालय के जो स्टेट वाले पार्ट हैं उनमें से बन गया था 11th। ठीक है, उनमें से बन गया था 11th वाला पार्ट। तो कब डेट थी? 9th of November 2000, तब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था। अगला देखते हैं। हाँ, अभी कुछ मेजर पासेस हैं, कुछ ऐसे दर्रा होते हैं ना, उनको भी देख लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पास है और किसको किसको आपस में जोड़ता है, बस ये चीज देख लीजिएगा, इतना ही सिंपल यहाँ पे काम है। पहला है घाटरलिया धुरा। ठीक है, घाटरलिया धुरा कहाँ पे पड़ता है? चमोली और तिब्बत के बीच में पड़ेगा। ये किसको जोड़ रहा है और कौन सा ये पास है? इसको बोलेंगे हम लोग दर्रा, और ये हम लिख सकते हैं कि जोड़ता है। इसको चमोली और तिब्बत को। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट इज सुंदर ढूंगा पास। सुंदर ढूंगा पास किसको टच करता है? ये चमोली और बागेश्वर के बीच में, चमोली और बागेश्वर के बीच में।
नेक्स्ट इज माना पास, दिस इज इंपॉर्टेंट, माना पास इज इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। माना पास किसको जोड़ता है? चमोली और तिब्बत को जोड़ता है आपस में, ठीक है, चमोली और तिब्बत को। फिर नेक्स्ट इज बालचापुरा, बालचापुरा इज कनेक्टिंग चमोली एंड तिब्बत, ठीक है, ये भी कनेक्टिंग चमोली एंड तिब्बत। नेक्स्ट इज लास्पा भूरा, लास्पा भूरा, ठीक है, ऐसे नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं आपको याद करने के लिए, बस ये टेबल बनी हुई है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं सामने से हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा और आप इसको देख सकते हैं। लास्पा भूरा कर रहा है चंपावत और पिथौरागढ़ को टच करता है, उसको कनेक्ट करता है। मार्चियोक पास करता है चमोली और पिथौरागढ़ को। कालिंदी पास करता है, कालिंदी पास भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कनेक्ट करता है उत्तरकाशी और चमोली को। और बाड़ा होती, ये पास कहाँ पे मिलेगा आपको? चमोली जिले में ही मिल जाएगा, तो कनेक्शन नहीं है, चमोली जिले के ही क्षेत्र हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा किसको किसको कौन कनेक्ट करता है। माना पास और कालिंदी पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए आगे वाली एक टेबल पे आते हैं, इस टेबल पे देखते हैं कौन से हैं। टोपी ढूंगा पास, टोपी ढूंगा पास चमोली और पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, किस स्थिति क्या है, किसको आपस में जोड़ते हैं ये। नेक्स्ट इज, ये नाम है तंजुन, तंजुन पास जो है वो जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। शलशल पारा, शलशल पारा जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। जो भी पार्ट चमोली और तिब्बत के साथ में है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। नीति पास इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीति और माना दोनों इंपॉर्टेंट है, चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। आप कई बार देख पा रहे होंगे चमोली के साथ में बहुत सारे ऐसे पास मिलेंगे आपको, चमोली और तिब्बत के साथ में। नेक्स्ट इज म्यूंढार पास, म्यूंढार पास जो है दैट इज कनेक्टिंग चमोली एंड तिब्बत। सेलाधुरा, सेलाधुरा, सेलाधुरा पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। और कोई पूरा पड़ता है चमोली और तिब्बत वाले पार्ट में। इसको आप आराम से इसको याद कर लीजिएगा, ये फैक्चुअल चीजें हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में स्टेट के जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो उनमें ऐसा डायरेक्टली पूछ लेते हैं, नहीं याद होगा तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा अगर आपने गैस कर लिया, अगर गलत हो गया तो। वरना याद करना है, 2 टेबल है बस, उतना ही याद करना है, दैट इज फाइनल थिंग। चलो अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस लेक्चर के कि जो सबसे ऊपरी रेंज आती है, नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं, वो कौन से आते हैं? वो है ट्रांस हिमालयस। थोड़ा सा टच करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पार्ट जो है वो ट्रांस हिमालयस का आता है। उसके बाद आते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, इसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं या फिर इनर हिमालयस भी बोलते हैं इसको। दूसरा हमने देखा, इसको हम लोग रहत भी बोलते हैं, ग्रेट मतलब रहत, और उसके बाद हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। दूसरी रेंज आती है लेसर हिमालयाज या फिर मिडिल हिमालयाज या फिर इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तीसरी जो रेंज आती है यहाँ पे वो आ जाती है शिवालिक की, वो उसको हम लोग आउटर हिमालयाज को बोला जाता है, शिवालिक को आउटर बोलते हैं। तो उन्हीं को हम पढ़ते हैं अभी, यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या चीज उसमें आती है, स्पेसिफिक चीजें कौन सी आती है। ट्रांस हिमालय सबसे पहले वाले, ट्रांस हिमालयन रेंज रीजन इज दैट रीजन विच ओरिजिनेटेड बिफोर द हिमालयाज। हिमालयाज का मैंने बताया आपको तृतीयक जो काल था उसमें हिमालयाज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। तो जो चीजें बन रही थी सबसे पहले वो कौन सी चीज बनी है? ट्रांस हिमालयाज के, ट्रांस हिमालयाज तो पहले से एग्जिस्टेड थे, पहले से प्रेजेंट थे वहां पे। और कौन सी चीज बनी है उस समय पे? ग्रेट हिमालयन रेंज बनी है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले। तो ट्रांस हिमालयन रीजन इज दैट रीजन विच ओरिजिनेटेड बिफोर द हिमालयाज। हिमालयाज के बनने से पहले ट्रांस हिमालयाज प्रेजेंट थे, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालयाज वर प्रेजेंट बिफोर द ओरिजिनेशन ऑफ द हिमालयाज विच इज नोन एज द ट्रांस हिमालयाज या फिर तिब्बत हिमालयाज या फिर टेथिस हिमालयाज, ठीक है। इसको हम लोग कई सारे नाम देते हैं, तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज को, टेथिस हिमालय भी बोला जाता है, हिंदी में भी देख लेते हैं, तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय भी कहा जाता है इनको, और इनका उद्भव हिमालय से बहुत पहले हो चुका था, ट्रांस हिमालयाज का। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत जस्कर जो है, जस्कर रेंज आती है, जस्कर रेंज, जस्कर रेंज आती है। देखो इसको अगर हम बनाते हैं मैप में, मैप तो बनाना हमेशा आना चाहिए, अभी हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और इतना ही बनाते हैं। नाउ दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एंड ऐसे मान लिया कि ये हमारा भारत देश है, बहुत प्यारा भारत देश हमारा। ये वाला पार्ट इतना ही बनाते हैं, ठीक है, इतना ही काफी है। अब यहां पर रेंज अगर आपको देखनी है, अगर आपको रेंज देखनी है तो दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये एक रेंज यहां पे आती है, दिस इज कॉल्ड काराकोरम रेंज। काराकोरम
रेंज, मैं रेंज नहीं लिख रहा हूँ, ये काराकोरम एक रेंज ये वाली पड़ जाती है। नेक्स्ट एक पड़ती है यहाँ पे, दिस इज लद्दाख रेंज। ये पर्वतमाला है, ठीक है ना, पर्वतमाला। तीसरी पड़ती हैं तीसरे पड़ते हैं ज़स्कर रेंज, ठीक है, ज़स्कर रेंज। जब भी हम दिखाते हैं इनको तो इस तरीके से दिखाते हैं। इसके बाद हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हमने दिखाया जाता है यहाँ पे। हिमालयाज़ का फॉर्मेशन ऐसे दिखा देते हैं, इस तरीके से। ग्रेट हिमालयन रेंज ये वाली हो गई। उसके बाद ग्रेट हिमालयन के बाद में दूसरी रेंज आती है, दैट इज लेसर हिमालयाज़ या फिर मिडिल हिमालयाज़। और तीसरी रेंज आती है वो है शिवालिक हिमालयाज़ की, ठीक है। ये रेंज है पूरे हिमालयाज़ की। लेकिन अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ये हो गए ग्रेट हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक, ठीक है। दिस इज शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। दिस इज लेसर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़। और ये पहली रेंज थी वो थी ग्रेटर हिमालयाज़ की या फिर वृहत हिमालयाज़ को बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़, वृहत हिमालय। अब ज़स्कर रेंज जो है, इसको अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ज़स्कर रेंज जो है वो बढ़ जाती है, आगे की तरफ भी है, हम भारत में दिखाते हैं। इसका जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ पे टच होता है उत्तराखंड स्टेट में आके। ये जो रेंज बन रही है टेढ़ी मेढ़ी हमेशा रहती है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालयाज में का जो है वो टच, ये ट्रांस हिमालयाज है, दीज आर ट्रांस हिमालयाज। और इनमें से जो ज़स्कर रेंज है वो टच कर रही है आके कहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट में ऊपर की तरफ, नॉर्थ पार्ट में। इसके बारे में एक सीरीज भी है स्टडी IQ PCS चैनल पर। क्या नाम है उसका? स्टडी IQ PCS चैनल पर एक सीरीज है, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ये मैंने ही कवर करी है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, और मैंने ही बनाई है। स्टडी IQ PCS चैनल पर आपको मिल जाएगी ये चीज़। जब आप प्लेलिस्ट पूरी सर्च करेंगे, एक एक वीडियो इसमें इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करी गई थी और ऐसे भी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं उनसे ही समागम लिया गया है इस वीडियो को बनाने का, उसी से एक आइडिया लिया गया है कि किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज है, मेरा नाम है अभिषेक, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे नाम से। चलो, तो यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में मैं बता रहा था आपको। ज़स्कर रेंज जो है, ज़स्कर रेंज जो है वो मिलती है आपको ट्रांस हिमालयाज की, कहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट, द पासेस ऑफ उत्तराखंड लाइज कौन से, माना, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपू लेक, चोरहोती, शैलचला, धर्मा, है ना। ये सारे जो दर्रे हैं वो मिलते हैं ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे पूछता है अगर कि ट्रांस हिमालय में कौन से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं। नीति, माना इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया था आपको। किंगरी बिंगरी भी इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक नेपाल के साथ में, इसके साथ इशू बना रहता है भारत देश का। चोरहोती है, शैलचला, ये सब कहाँ पे मिलते हैं आपको, ट्रांस हिमालयन में मिलते हैं। अगली जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, द हाइट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज रीजन इज बिटवीन 2500 मीटर्स टू 3500 मीटर्स फ्रॉम द इंडस रिवर बेड, ठीक है। वहां से आता है 2500 मीटर से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई, एल्टीट्यूड निकाला जा रहा है यहाँ पे, ऊंचाई पे है, 2.5 किलोमीटर है या फिर 3.5 किलोमीटर, इसके बीच में ट्रांस हिमालयन की जो हाइट है वो लाई करती है। कहाँ से वो लाई करती है, इंडस का जो रिवर बेड है उससे, इंडस के रिवर बेड से। यहाँ पे मीन सी लेवल नहीं ले रहा है, इंडस का रिवर बेड है उससे लिया जा रहा है। ये वाला पार्ट हो गया, इसको देख लीजिएगा, ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज है, इसको देख लीजिएगा, स्टडी IQ PCS पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया ट्रांस हिमालयज इंक्लूड काराकोरम, लद्दाख और ज़स्कर। ये मैंने आपको बता दिया अभी, काराकोरम, लद्दाख और ज़स्कर रेंज पड़ती हैं, या ये वाली
काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंजेस हैं ये वाली। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे आपको, और ट्रांस हिमालयाज इनको बोला जाता है। इस जगह पर आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलता है सियाचिन ग्लेशियर, इस जगह पे सियाचिन ग्लेशियर मिल जाता है। सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पर आपको एक पीक मिलता है इस जगह पे, दैट इज कॉल्ड द, काराकोरम पे ही है वो है माउंट K2, माउंट K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, माउंट K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है? काराकोरम पे ही मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हाईएस्ट पीक K2 भी आपको गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे मिलेगा? काराकोरम रेंज पे मिलेगा, इंडिया की हाईएस्ट पीक। और सियाचिन ग्लेशियर भी वहीं पे मिलता है। ट्रांस हिमालयन रेंज गिव्स बर्थ टू प्री हिस्टोरिक रिवर्स लाइक सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस रिवर। ये सब कहाँ से आ रही होती हैं? ये सब आती हैं इस जगह से। इंडस रिवर जो है, यहाँ से इसी पे बना देते हैं। इंडस रिवर जो है वो, अगर आपने वो सीरीज देख ली उसमें सब कुछ अच्छे से कवर्ड है। ठीक, ये भारत देश हो गया। यहाँ से रिवर जो है निकल रही है, इंडस रिवर निकलती है, ऐसे जाती है, ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक, यहाँ पे स्टार्ट होती है इस जगह पे मानसरोवर के पास। इसके बाद सतलज रिवर भी है, वो भी निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से एंटर कर रही होती है, पंजाब से होके वो निकल जाती है। दिस इज इंडस। सिंधु नदी, दिस रिवर इज सतलुज रिवर। और यहाँ से एक रिवर क्रॉस हो रही होती है ऐसे करके, वो इस तरीके से जाके बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है, बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। दिस रिवर इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड these all three rivers, Indus, Satluj and Brahmaputra, these are trans Himalayan rivers। हिमालयाज के परे जो क्षेत्र है वहां से आ रही हैं, वो है तिब्बतन क्षेत्र। ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन सी है? इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इसके बारे में भी अगर ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में आपने देख लिया, एक एक चीज अच्छे से, एक एक रिवर सिस्टम को मैंने कवर किया है वहां पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे समाप्त होती है, इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, ये अभी वही डायग्राम हो गया कि भाई ग्रेट हिमालयन रेंज यहाँ पे पड़ती है, कुमाऊं हिमालयाज पड़ते हैं, और लेसर हिमालयाज यहाँ पे पड़ जाएंगे। और ये जो मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में एक रेंज पड़ती है नाग टिब्बा। ठीक है, मसूरी के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, और उसको नाग टिब्बा भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेसर हिमालयन क्षेत्र हो गए। सबसे नीचे वाला कौन सा पार्ट है? शिवालिक रेंज पड़ती है इस जगह पे, शिवालिक रेंज पड़ती है लेसर हिमालयस के बाद में, शिवालिक रेंज। वही चीज़ यहाँ पे भी है। पासेस के बारे में मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालयन रेंज में कौन से क्षेत्र पड़ते हैं? ये माना पास, नीति पास है ना, किंगरी बिंगरी मैंने बताया था, तो इनकी लोकेशन जरा देख लीजिएगा। लिपू लेक पास यहाँ पे पड़ता है, तो इनकी लोकेशन जरा मैप में देख लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांस हिमालयन वाले पार्ट में पड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटर हिमालयन। अब हम लोग ट्रांस हिमालयस को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस टू द ग्रेट हिमालयन रेंज, या फिर वृहत हिमालय पे आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर हिमालयाज भी बोला जाता है इसको। द ग्रेट हिमालयाज और ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री और हाई हिमालयाज, बिकॉज दे आर वेरी हाई, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। जितने भी हाइटेड पीक्स आपको दिखाई देती हैं पूरे हिमालयन, ग्रेट हिमालयन रेंज में, उत्तराखंड के अलावा भी, तो वो कहाँ पे मिलेंगी आपको? जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसकी 8,848.86 मीटर उसकी हाइट है, वो सब कहाँ मिलती हैं? वो नेपाल में मिल जाती हैं। जितनी भी हाइटेड पीक्स आपको मिलेंगी वो सारी आपको ग्रेट हिमालयन रेंज पे ही मिलेंगी। सबसे ज़्यादा हाइट वाली जो पीक्स होती हैं वो वहीं पे मिलेंगी। एवरेज हाइट कितनी होती है हिमालयन रेंज की, ग्रेट हिमालयन रेंज की? वो है 6,000 मीटर के आसपास एवरेज, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे भी पीक्स मिलेंगी, वहाँ पे कम 5,000 4,000 की पीक्स भी मिलती हैं आपको। तो ये ध्यान देना है आपको कि सबसे ऊंची पीक्स अगर आपसे पूछा जाए, माउंट एवरेस्ट है, या फिर कंचनजंगा है जो कि सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ती है, या फिर उत्तराखंड में आते हैं हम लोग, नंदा देवी पड़ता है, या फिर कामेत पीक पड़ता है, वो सब कहाँ पे पड़ते हैं? वो सब पड़ते हैं आपके ग्रेट हिमालयन रेंज में। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी लगभग जो ग्रेट हिमालयन की हाइट होती है वो लगभग जो है वो इसके बीच में होती है, 6,000 मीटर आप एवरेज मान लीजिए, वो इनकी हाइट होती है। ठीक है, हमेशा ये बर्फ से ढके रहते हैं, कवर्ड विद स्नो रहते हैं, और है ना, कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ग्लेशियर्स मिलते हैं।
यहाँ पे इतने भी ग्लेशियर्स मिलते हैं, ठीक है। नंदा देवी पीक यहाँ पे मिलता है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है, नंदा देवी पीक है। कामेत है, बांदरपुंछ वाला पार्ट है, वो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ये दूनागिरी, त्रिशूल, ये सारे पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य में मिलते हैं। ये पंचचूली, ये सारे पीक्स हैं, इनके बारे में, इनकी लोकेशन मैप पे आपको बहुत ध्यान से देखनी है उत्तराखंड राज्य में कहाँ पे पड़ते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड के राज्य के इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं, राइट। इनको करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। चलो, ग्रेट हिमालयंस के बारे में यहाँ पर हमने बात कर ली। कामेट पीक हो गया, ये वाला कामेट पीक है, बंदरपुंछ ग्लेशियर वाला पार्ट होता है, केदारनाथ है, चौखंबा है, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचचूली, ये सब इसी में पड़ते हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेटर हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस इन द स्टेट आर स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये फैली हुई हैं। अबाउट 6 डिस्ट्रिक्ट्स, 6 जिले ऐसे हैं जो कि इसमें कवर होते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज में, ठीक है। मतलब ये वृहत हिमालय जो कि अभी मैंने बताया आपको, ये हिमाद्री हिमालय बोलते हैं इसको, हिमाद्री हिमालय किन उत्तराखंड के कौन से ऐसे जिलों में ये लाई करता है, तो वो टोटल 6 ऐसे जिले हैं जिनमें लाई करेगा। उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, वहां पर ये लाई करता है। जो ऊपर वाले जो राज्य आपको मिल दिखते हैं उसी पे ये लाई करेगा उत्तराखंड में हिमाद्री हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट इज वृहत हिमालय का मूल निवासी भोटिया जनजाति होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सी जनजातियां हैं जो कि वहां पे आपको मिलेंगी उत्तराखंड में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, वो है भोटिया जनजाति, और वो मिलती है आपको वृहत हिमालयी क्षेत्र में, ग्रेटर हिमालयन रेंज में मिलती है, ठीक है। भोटिया ट्राइब इज सेड टू बी द नेटिव ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ भोटियाज रिसाइड्स इन द ग्रेटर हिमालयाज बिकॉज सीजनल माइग्रेशन इज फाउंड अमंग देम। सीजनल माइग्रेशन भी होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ऐसे ट्राइब्स मेन की, ट्राइब्स के जो लोग होते हैं उनकी, कि वो सीजनल माइग्रेशन करते हैं। ठंड जब ज़्यादा हो जाती है तो अवॉइड करते हैं उन क्षेत्रों में जाना, तो ये माइग्रेशन होता है, ठीक है। क्षेत्रों में एक से स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, शिफ्ट करना, वो कौन से लोग करते हैं, भोटिया जनजाति करती है, जो कि मेजरली कहाँ पे मिलती है आपको, नेटिव है कहाँ की, ग्रेटर हिमालयन रेंज की। नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल माइग्रेशन मतलब होता है ऋतु प्रवास। नेक्स्ट पॉइंट इज राज्य में पाए जाने वाले हिमनद, हिमनद कौन कौन से हैं, मतलब कि ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं। गंगोत्री है, मिलाम ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री ऐसा ग्लेशियर है जहां से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है, ठीक है, भागीरथी वहां से निकलती है। इसमें देवप्रयाग पे आके अलकनंदा रिवर से ये मीटअप करती है और उसके बाद गंगा नदी बनाती है, ठीक है। भागीरथी आ रही है और इधर से अलकनंदा आती है और ये देवप्रयाग है, यहां से जो रिवर निकलती है आगे, दैट विल बी कॉल्ड गंगा, ठीक है। अलकनंदा कहां से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और भागीरथी कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख जगह है वहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अंडर द ग्रेटर हिमालयन रेंज, ये जो ग्लेशियर्स हैं, गंगोत्री, मिलाम, ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये सब मिलेंगे आपको ग्रेट हिमालयन रेंज में, वृहत हिमालय जो क्षेत्र है उसी में मिलते हैं। और वहाँ से ये नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे गौरी गंगा है, अलकनंदा है, भागीरथी है, ये सारी रिवर्स वहाँ से निकलती हैं और आगे आके अपना जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ड्रेनेज बेसिन अपना बनाती हैं, ठीक। ये सब कहाँ पे हैं, ये सारे ग्रेटर हिमालयन रेंज पे। नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये चीज का, इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल फिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, एमसीटी बोलते हैं इसको, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मेन सेंट्रल फॉल्ट ऑल्सो, ठीक है, एमसीएफ या फिर एमसीटी बोल देते हैं, मेजरली एमसीटी नाम से आता है। ये किसके बीच की लाइन होती है, वो ग्रेट हिमालयस के या फिर वृहत हिमालयी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वृहत हिमालयी क्षेत्र, उनके और मिडिल और लेसर हिमालयास या फिर हिमाद्री हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच में ये थ्रस्ट पड़ता है। ये थ्रस्ट लाइन होती है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन होती है उसके बीच में, ठीक है, ग्रेट हिमालय रेंज और मिडिल और लेसर हिमालयन रेंज के बीच में, ठीक है, मतलब हिमाद्री हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच में पड़ती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कहाँ पे मिलती है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपको इसी में मिलती है, ग्रेट हिमालयन रेंज में। वैली ऑफ फ्लावर्स,
ठीक है, ये भी आपको मिलती है। ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व की तरीके से आप मान सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जगह है ये, और यहाँ पर बहुत सारी आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो उस जगह पे तो आपको जीव जंतु भी मिल जाएंगे ऐसे क्षेत्रों में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉसिल्स आर फाउंड मिसिंग इन द मिडिल और लेसर हिमालयन रेंज। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो मध्य और लघु हिमालय श्रेणी है इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे जीवाश्म कम मिलते हैं। लघु हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। वलित मतलब फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग, इसको हम लोग ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। ओरोजेनिक प्रोसेस ये एक स्लो प्रोसेस होता है। पृथ्वी के भीतर ऐसी कुछ घटनाएं हो रही होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही होती है, उसकी वजह से भारत देश में हिमालय का निर्माण हुआ है। फोल्डिंग ऑफ द माउंटेन्स होती है, फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है हिमालयास को, या फिर यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं हिमालयास को, यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो फोल्डिंग जो है, वलित पना जो होता है वो उसमें इसी वजह से आ पाता है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही है। इंडियन प्लेट जो है वो पुश कर रही है यूरेशियन प्लेट को। इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से इस रेट से आगे भी बढ़ती जा रही है। कायांतरित चट्टानों से हुआ है, मतलब ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि ये मेटामॉर्फिक, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स से इनका निर्माण हुआ है मिडिल हिमालयस का। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं आपको लोअर पार्ट्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंज में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस वजह से पूछा जाता है, डायरेक्टली नाम पूछ लेते हैं कि इन स्मॉल ग्रासलैंड्स को बोला क्या जाता है, तो दीज आर कॉल्ड द बुग्याल्स। बुग्याल बोलते हैं इसको, प्यार बोलते हैं, या फिर अल्पाइन पास्चर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये 3 नाम हमेशा याद रखिएगा, ये दीज आर द ग्रासलैंड्स। जब भी हम बात करेंगे बुग्याल के, प्यार की, तो प्यार नहीं है, ठीक है, प्यार नहीं है, प्यार है वो। बुग्याल, प्यार और अल्पाइन जो पास्चर्स हैं वो क्या है, दीज आर द ग्रासलैंड्स। ये घास के मैदान होते हैं, बुग्याल, प्यार और अल्पाइन पास्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में सबसे कम वर्षा वृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर। बहुत ऊपरी जो इलाके होते हैं उस जगह पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, वहां पर आपको कम मिलेगी वर्षा। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि ग्लेशियल क्लाइमेट मिलता है कहां पे, 4200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, मतलब ग्लेशियर मिलता है, वहां पे ग्लेशियर्स ज्यादा मिलेंगे आपको। वहां पे वर्षा बहुत कम होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उन क्षेत्रों में, जो कि हाइटेड पीक्स होती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उस जगह तक जाते जाते जो हमारे बादल होते हैं ना, बादल निचले क्षेत्रों में ही रहते हैं, वहीं पे वर्षा कर देते हैं। मेजरली जो वर्षा सबसे ज्यादा होती है वो आपको शिवालिक रेंज में मिल पाती है। ठीक है, वो उस जगह पे मिल पाएगी। हिमानी जलवायु कितनी ऊंचाई पर मिलती है, 4200 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेटिकली द ग्रेटर हिमालयन रीजन इज द कोल्डेस्ट। क्लाइमेटिकली, जलवायु की दृष्टि से जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है, वृहत हिमालयी रेंज जो होती है वो क्या होती है, दिस इज द कोल्डेस्ट रेंज, सबसे ठंडी वही है, वहीं पर सबसे ज्यादा पीक्स मिलते हैं, हाईएस्ट पीक्स वहीं पे मिलते हैं। हिमालयास के कामेत पीक वाला पार्ट है, नंदा देवी वाला पार्ट है, या फिर इससे पहले हमने देखा अभी कि उसमें हमने कंचनजंगा वाला पार्ट है, जो कि इंडिया के बॉर्डर पे पड़ जाता है, इंडिया के साथ में ही पड़ता है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ेगा। और अन्नपूर्णा है, धौलागिरी वाला है, ये जितनी भी मेजर रेंजेस हैं मोर देन 7000 मीटर्स की हाइट वाले। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू, मनसालू, बहुत सारी रेंजेस हैं। आप मेरे ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में आप इसको देख लेंगे जाके, सब कुछ उसमें कवर्ड है, एक एक पीक कवर्ड है वहाँ पे। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका मिलता है, वहाँ पर हमेशा रेनफॉल तो नहीं होगी, हमेशा वहाँ पे जो बर्फबारी है वो हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, या फिर ग्लेशियर्स जो है वो तो हमेशा बनते ही रहते हैं, बहुत ठंडा इलाका रहता है वो। ठीक है, चलो, जलवायु की दृष्टि से ग्रेटर हिमालय ये वाला पार्ट हो गया कि सबसे ऊंची चोटी होती है, ठंडा जो है हिमाच्छादित रहती है ये वाली चोटी। नेक्स्ट पॉइंट, इन द हाई हिमालयन रीजन द परमानेंट स्नो लाइन इज फाउंड। ये मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ऊंचाई पर 4000 मीटर या फिर 4200 मीटर की ऊंचाई पर वहां पर आपको क्या मिलता है, ग्लेशियर्स आपको ज्यादा मिलते हैं। ये हिमानी जलवायु मिलती है, ग्लेशियल क्लाइमेट मिलता है आपको। ठीक है, ग्लेशियल क्लाइमेट लिखा है ना, वो चीज मिलती है वहां पे आपको। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स लाइक नयार, रामगंगा, लधिया, ये कुछ नदियां हैं, वो ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द लेसर हिमालयन रीजन, वहां से स्टार्ट होती हैं, लेसर या फिर मिडिल हिमालय से स्टार्ट होती हैं ये सब। नयार है, रामगंगा, लधिया जैसी नदियां स्टार्ट होती हैं। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक
ताल बहुत सारे होंगे। अगर आप विजिट कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा एक स्टेट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी झीलें भी है जो कि एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाती हैं, सुरम्य एक दृश्य बनाती है, दृश्य बनाती हैं। क्या नाम है इनका? 7 ताल है, नैनीताल वाला पार्ट है, नैनी झील पड़ती है, 7 ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, खुरपा ताल, बहुत सारे ताल हैं वहाँ पे। एंड बहुत अच्छी जगह होती है वहाँ पे। आप पीसफुल जगह भी हो सकती है, आप जा सकते हैं वहाँ पे, बोटिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह। नैनीताल में पाए जाने वाले कई सारे तालों के नाम ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ताल हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। राज्य में 1800 मीटर से अधिक और 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीत और शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस रेंज में 1800 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलते हैं कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, ठंडा इलाका रहता है, क्योंकि वो ऊंचाई वाला पार्ट है। वैसे भी एल्टीट्यूड का असर पड़ता है, ऊंचाई पर जाने पर जो टेम्परेचर रहता है वो कम आपको मिलता है। राइट, तो शीत और शीतोष्ण क्लाइमेट आपको वहां पे मिलेगा, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट उस जगह पे मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब ये थोड़ा सा वेजिटेशन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इस जगह पे कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब शंकुधारी, ठीक है, कोणधारी वन पाए जाते हैं ना। उनकी जो पत्तियां होती हैं नुकीली पत्तियां होती हैं, ठीक है, नुकीली पत्तियां वाले होते हैं। द मेन ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट इज पाइन, चीड़। ठीक है, प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चीड़ का पेड़। पाइन फॉरेस्ट इज द मेजर ट्री यहाँ पे मिलेगा। अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2900 मीटर्स टू 2900 मीटर की ऊंचाई से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर आपको ये अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। ये ऊंचाई के साथ में जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें जो भिन्नता आती है, इसमें जो अंतर आता है, ये काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी ऊंचाई पर आपको ये वृक्ष मिलेंगे, ये जो पेड़ पौधे हैं ये मिल पाते हैं। ये देख लीजिएगा, बहुत सही एक डिफरेंस होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी चेंज होती रहती है। The main tree of these forests is pine forest. Alpine forests are found in the altitude of 2900 meters to 3500 meters in the state. Shimla is situated on the धौलाधार range. शिमला एक जगह है जो कि आपको अभी मैंने बताया था, शिमला एक जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। वो किस में पड़ता है? धौलाधार रेंज में पड़ता है, जो कि मिडिल हिमालयाज में ही आती है। तो मिडिल हिमालयाज में 4 रेंजेस आती हैं मेजरली। एक आती है पीर पांजाल रेंज, ठीक है। मिडिल हिमालयाज में 4 रेंजेस आती हैं। पहली रेंज आती है पीर पांजाल, दूसरी आती है धौलाधार रेंज, तीसरी मैंने आपको बताया था अभी नाग टिब्बा एक था, इसमें उत्तराखंड में मिलता भी है, और महाभारत रेंज मिलती है आपको नेपाल में। महाभारत रेंज मिलती है नेपाल में। तो 4 रेंजेस में हमने इसको लगभग डिवाइड कर रखा है। किसको? मिडिल हिमालयास को, मिडिल हिमालयास को। ठीक है, उसको कर रखा है हमने, और ये चीज वहां पे मिलती है मिडिल हिमालय में। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया यहाँ पे। मिडिल हिमालयाज आर सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिक रेंज विद द MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर MBF, ठीक है, दोनों MBT और MBF लिख देते हैं इसको। तो जब भी MBT की बात आएगी तो क्या होगा? मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसके बीच में आता है? मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में आता है। इससे पहले हमने MCT देखा था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, वो किसके बीच में था? ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में था। वृहत और उसके जो ये वाला पार्ट था हमारा मध्य हिमालय है, उनके बीच में था। अभी ये क्या है? MBT है। MBT किसके बीच में आता है? मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में आता है। अब आते हैं इसमें स्मॉल और मिडिल हिमालयाज पे। द हाइट ऑफ उत्तराखंड की, उत्तराखंड के जो मिडिल हिमालयाज के जो रीजन होते हैं वो, उनकी हाइट क्या रहती है? 1200 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। ठीक, ये हो गई मिडिल हिमालयाज की। अब शिवालिक की हाइट 1200 से कम मिलती है। ठीक है, 1200 से कम मिलेगी, और इसकी जो हाइट है 900 से, ठीक है, 900 से 1200 के आसपास मीटर तक शिवालिक हिमालयाज की हाइट आपको मिलेगी। शिवालिक हिमालयाज की हाइट आपको मिलती है। द मिडिल हिमालयन रेंज इज स्प्रेड अक्रॉस 9 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से 9 जिले आते हैं इसमें? चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, मैप में देख लीजिएगा, देहरादून, उत्तरकाशी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली। ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दीज आर कवर्ड इन द मिडिल हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयाज में आते हैं ये। और साथ में मसूरी, देवबान, रानीखेत, दूधातोली, द्रोणागिरी, ये सारी रेंज किस में आ जाती हैं? ये सब भी रेंज आ जाती हैं आपकी मिडिल हिमालयन वाले पार्ट में। मसूरी वाला जो पार्ट है वो तो आपको पता ही है, रानीखेत है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये वाली। तो दूधातोली हो गया, बीनसार, द्रोणागिरी भी इंपॉर्टेंट है। ये सब किस में आ जाती हैं? आपके मिडिल हिमालयाज में आ जाती हैं। ठीक है,
मिडिल हिमालय में आती है। अब एक और नया टर्म आता है बुग्याल्स। बुग्याल्स तो अभी मैं कवर किया ही था। बुग्याल्स कहते हैं स्मॉल ग्रासलैंड्स से, ठीक है। बुग्याल था, प्यार था, वो सब क्या थे, ग्रासलैंड से। स्मॉल ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं ऑन द माउंटेन स्लोप्स ऑफ द सेंट्रल हिमालयास, ठीक है, मध्य हिमालय पे वहां मिलते हैं बुग्याल्स। जब भी आता है ना बुग्याल्स क्या होते हैं, हमेशा लगा देना स्मॉल ग्रासलैंड्स होते हैं। द ग्रासलैंड्स इन कश्मीर आर कॉल्ड मार्ग, मर्ग, ठीक है, मर्ग बोलते हैं इसको। जैसे गुलमर्ग है ना, वैसे ही वो क्या है, ग्रासलैंड्स है। गुलमर्ग एक ग्रासलैंड मिल जाएगा आपको कश्मीर में। द ग्रासलैंड्स इन कश्मीर आर कॉल्ड मर्ग। ग्रासलैंड लाइक गुलमर्ग है, सोनमर्ग हो गया और तुर्नमर्ग हो गया, ये सारे किसमें आ जाते हैं, टर्नमर्ग हो गया, ये सब किसमें आ जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के आपको मिलेंगे। दूध, बास और मोट और घनिया और दती, ये सब टाइप्स हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछा गया भी है इससे पहले, तो बस इनके नाम देख लीजिएगा। 5 टाइप्स के होते हैं दीज ग्रासलैंड्स, बुग्याल्स। 5 टाइप्स क्या क्या लिखे हैं, दूध, बास, मोट, घनिया एंड दती। साथ में द कैटल हर्डर्स ऑफ बुग्याल्स आर कॉल्ड। कैटल हर्डर्स को क्या बोलते हैं, पालसी, अनवल, गद्दी, गद्दी इंपॉर्टेंट है, गद्दी, गुजर और बकरखाल, ठीक है, बकरवाल। ये पूछा जाता है कि इन लोगों को क्या बोलते हैं, द कैटल हर्डर्स ऑफ बुग्याल्स। इन घास के मैदानों में जो भी मवेशी होते हैं उनको रखने वाले जो लोग होंगे, कैटल हर्डर्स जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये नाम है उनके। अनवल है नाम इसका, पालसी, गद्दी, गुजर और बकरवाल। तो गद्दी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दून और द्वार भी देख लेते हैं भाई, क्या है दून और द्वार, क्या क्या चीज होती है। दून्स द हॉरिजॉन्टल एंड हाई फ्लैट वैलीज। फ्लैट वैलीज, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज और हाई फ्लैट वैलीज, समतल, ठीक है, ऊंची चौरस घाटियां जो होती हैं उनको दून बोला जाता है। वेस्टर्न वाले पार्ट में, वेस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में, पश्चिमी हिमालय वाले पार्ट में। द हॉरिजॉन्टल एंड हाई फ्लैट वैलीज फाउंड बिटवीन द सेंट्रल हिमालयस एंड द शिवालिक रेंज। सेंट्रल हिमालयस मतलब मिडिल हिमालयस जो वाला पार्ट था, उसके बीच में, शिवालिक के बीच में मिलती हैं, इनको बोला जाता है दून, वेस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में। लेकिन जब पूर्वी हिमालय की तरफ जाते हैं, उनको सेम जगहों को बोल देते हैं द्वार, द्वार बोलते हैं, ठीक है। दून बोला जाता है वेस्टर्न वाले पार्ट में, और द्वार बोला जाता है कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न या फिर पूर्वी हिमालय जो पड़ते हैं वहां पे बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्तर पूर्वी हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय पे, तो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय पे, वेस्ट हिमालयास में पूरा आता है। Dune in the western and central part, and average height of Dune valleys is 350 meters to 750 meters। ये फ्लैट वैलीज होती हैं, चौरस घाटियां होती हैं, क्षैतिज होती हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, एवरेज हाइट कितनी होती है, 350 मीटर से लेकर 750 मीटर के बीच में इसकी हाइट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लार्जेस्ट दून कौन सी है, देहरादून, नाम में आता है ना दून, तो देहरादून जो है वो भी एक दून है। लार्जेस्ट दून ये वाली होगी। लेंथ कितनी है इसकी, 75 किलोमीटर इसकी लेंथ है, विथ इसकी 24 से 32 किलोमीटर है। ये पूछा नहीं जाएगा, बस एग्जाम्पल के तौर पे देहरादून जो है वो आप समझ लीजिए कि ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये जो हमने देखा अभी हॉरिजॉन्टल हाई फ्लैट वैली उसका। इसी के साथ साथ पतली और कोटा, ये सब कई सारे इसमें आ जाते हैं। दून या फिर द्वार जो है, पतली दून है, कोटा है, ये सब दून के एग्जाम्पल से कहाँ पे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अब आती है लास्ट रेंज, शिवालिक रेंज, वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट होती है पीक्स की, वो कितनी होती है इसमें शिवालिक रेंज में, 700 से 1200 लिखा हुआ है, लेकिन आप 900 से 1200 का लीजिएगा, इतना भी चल सकता है, ठीक है। 900 से 1200 रेंज जो है वो रहती है। लगभग जो बीच वाली रेंज है 900 से 1100 के बीच में आपको मिलेगी, बट फिर भी हम एक मोटे मोटे तौर पे इस रेंज को रख लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 700 से 1200 या फिर 900 से 1200 के बीच में आप ले पाते हैं। शिवालिक रेंज इज स्प्रेड ओवर 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इसमें उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, साउथ देहरादून पड़ जाता है, हरिद्वार पड़ेगा आपको, पौरी पड़ेगा, चंपावत मिल जाता है, टेहरी गढ़वाल मिलेगा, नैनीताल वाले अल्मोड़ा, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, जिनमें कौन से रेंज पड़ती है, शिवालिक रेंज पड़ती है। इससे पहले हमने मिडिल का भी देखा था, 9 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें पड़ रहे थे। The oldest range, oldest name of शिवालिक is मैनाक, मैनाक माउंटेन बोलते हैं शिवालिक रेंज को। शिवालिक मीन्स शिवास आईब्रोज, ठीक है, ये शिव की भौहें ऐसा बोला जाता है, आईब्रोज बोलते हैं। मैनाक पर्वत था इसका प्राचीनतम नाम शिवालिक श्रेणी का। जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज रहती हैं उनमें इसका नाम मेंशन भी रहता है, और इसकी हाइट के बारे में हमने बात कर ली। ये न्यूएस्ट रेंज है,
न्यूएस्ट रेंज है, बहुत नई रेंज है। सबसे पुरानी कौन सी है? ग्रेटर हिमालयन रेंज सबसे पुरानी है। मिडिल हिमालयन रेंज उसके बाद में बनी है, किस टाइम पे? मियोसीन इपॉक में बनी थी। और लास्ट में प्लियोसीन इपॉक जो था उसमें शिवालिक रेंज का बनना स्टार्ट हो गया था। तो ये तीन जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, प्लियोसीन याद रखिएगा, प्लियोसीन इपॉक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में प्लियोसीन इपॉक जो है उस टाइम पे बनी थी शिवालिक रेंज। The highest deep valleys are found in the Shivalik region due to landslide and erosion। बहुत ज़्यादा आप कभी भी देखते होंगे कि टूरिस्ट जाते हैं और वो भी जो चट्टानें होती हैं वो खिसक जाती हैं, बहुत सारी ऐसी वहाँ पे लैंडस्लाइड की कंडीशन आती है, मास मूवमेंट होता रहता है। तो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ है, नदियों से और भी हवा है ना, जो इरोजन के जो फैक्टर्स होते हैं उनसे इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ है। लैंडस्लाइड, मास मूवमेंट, ये सब उस जगह पे चट्टानों में बहुत सारा झेला हुआ है। द हाईएस्ट रेनफॉल इन द स्टेट अकर्स इन शिवालिक। उत्तराखंड में हाईएस्ट रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर की कहां पे होती है? शिवालिक हिमालयाज में ही होती है। शिवालिक हिमालयाज में ही होती है, आउटर हिमालयाज बोला जाता है जिनको, इसमें होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा उत्तराखंड राज्य में किस जगह पे होती है, किस श्रेणी में होती है हिमालय की, वो है शिवालिक रेंज, 200 से 250 सेंटीमीटर की होती है। एंड मोस्ट टूरिस्ट सेंटर्स आर इन द स्टेट ऑफ, और कहीं पे मिलते हैं उत्तराखंड राज्य में, शिवालिक जो रेंज है इसी पे मिलते हैं जितने भी टूरिज्म सेंटर्स होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस रहती हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट, द शिवालिक रेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम द हिमालयाज बाय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। शिवालिक रेंज बाकी पूरे जो भी हिमालय वाला जो पार्ट रहता है उससे किससे अलग रहती है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से अलग रहती है। ये मैंने 3 आपको बताए हैं, आपको याद रखने हैं कि किससे किससे अलग रहती है। शिवालिक श्रेणी हिमालय से वृहत सीमांत जो दरार है या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है उससे अलग होती है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो टेम्परेचर है, वो पहले हमने देखा था कोल्ड टेम्परेट था वो मिडिल वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट रहता है। वार्म टेम्परेट बिकॉज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम कुछ पार्ट नीचे की तरफ आ चुके हैं, हाइट कम हो चुकी है पहली बात तो, और हम नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, अक्षांश हमारे कम हो रहे हैं, और इस वजह से शिवालिक रेंज में जो जलवायु रहती है वो क्या रहती है? वार्म टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है आपको, वार्म टेम्परेट, ठीक, गर्म शीतोष्ण जलवायु ये मिलती है। चलो अगले एक रीजन पे आते हैं जो कि उत्तराखंड में आपको मिलता है, भाबर रीजन। भाबर रीजन ऐसा रीजन होता है जहां पर जो भी नदियां आ रही होती हैं ऊपर वाले इलाकों से, शिवालिक क्षेत्रों से नीचे की तरफ आ रही होती हैं, बिकॉज यहाँ पर पेबल्स मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, और बहुत बड़े बड़े पत्थर भी मिलते हैं। तो ये नदियां अंडरग्राउंड होके बहती रहती हैं, जो भी नदियां इस जगह पे आती हैं, ठीक है। तो कोर्स सैंड मिलेगी, कोर्स सैंड, स्टोन्स, पेबल्स मिलते हैं, मड मिलती है। द लैंड ऑफ द भाबर रीजन सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द शिवालिक इज अनइवन है, और अनइवन है मतलब विषम परिस्थितियां आपको मिल पाएंगी वहां पे, और जो जगह है वहां पे गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब ज्यादा मिलते हैं आपको, उबड़ खाबड़ मिट्टी है ना, ये सब मिलते हैं उस जगह पे। इस रीजन को बोलते हैं, शिवालिक के नीचे रहता है, ठीक है, शिवालिक के नीचे मिलेगा, भाबर रीजन बोलते हैं इसको। एंड द भाबर रीजन वाज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ हैवी सेडिमेंट्स। बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हुआ है यहाँ पे, नदियों के द्वारा लाया हुआ जितना भी सेडिमेंट है, जितना भी अवसाद है, वो सब यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दिया जाता है, क्योंकि ये इसका, इस एरिया का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो यहाँ पे आके कम हो जाती है। शिवालिक क्षेत्र से जैसे ही नदियां नीचे आती हैं, यहाँ पर ढलान कम हो जाएगी, स्लोप कम हो जाएगा, और स्लोप कम होने की वजह से यहाँ पर जितना भी डिपोजिशन है सेडिमेंट्स का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये वाली बात। नेक्स्ट इज तराई रीजन। इसके बाद आता है तराई रीजन। तराई रीजन में ये जो नदियां मैंने आपको बताया अंडरग्राउंड फ्लो कर रही होती थी, बिकॉज वहां पे पोरोसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, पोरोसिटी, यहाँ पे स्लोप कम होता है, यहाँ पे छिद्र युक्त मिट्टी जो होती है वो ज्यादा मिलेगी, पोरोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, छिद्रता जो है वो ज्यादा रहती है। इस वजह से अंडरग्राउंड रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर फ्लो वो आपको दिखने में मिलता है, ये आपको दिखने में मिलता है। लेकिन ये जो अंडरग्राउंड वाटर था कहां पर जाके बाहर निकल के आता है? ये निकल के आता है तराई रीजन्स में। तो तराई रीजन्स इसके नीचे पड़ते हैं, ठीक है, ये नीचे की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊंचाई जो है इन जगहों की वो कम होती जाती है। तराई रीजन हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल टच हो रहे होते हैं मैदानी क्षेत्रों से, और मैदानी क्षेत्र यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी वो, द तराई रीजन इज फॉर्म्ड बाय फाइन ग्रेन्ड। ये जो फाइन ग्रेन्ड, बहुत ज्यादा महीन कण होते हैं, ये वाले महीन कण होते हैं, ठीक है, महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मार्शी स्वैम्पी लैंड, स्वैम्पी लैंड मिलती है इस जगह पे। और किस जगह पे मिलेगी?
उत्तराखंड में सदर्न रीजन ऑफ पौड़ी, पौड़ी का जो निचला दक्षिणी भाग मिलता है, नैनीताल वाला पार्ट है वह, और ऊधम सिंह नगर मेजर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है ऊधम सिंह नगर, वहां पर मिलता है। और ये किसमें आ जाते हैं, तीनों जिले ये आ जाते हैं तराई रीजन में मिल जाते हैं। तराई रीजन में हमने ये देखा कि जो भी रिवर्स थी, जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था भाबर में, रिवर्स क्या कर रही थी, वो अंडरग्राउंड फ्लो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तराई रीजन में दीज रिवर्स वो इमर्ज कर जाती, वो बाहर निकल आती, वो बाहर निकल के आ जाती हैं। इसकी वजह से मार्शी एरिया बन जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, वाटर टेबल जो है वो बहुत ऊपर रहता है। ठीक है, इस जगह पे वाटर टेबल इज हाई, वाटर टेबल इज हाई। वाटर टेबल अगर हाई होगा तो ऐसी जगहों पर अगर हम कोई हम ये बोल सकते हैं ना, वाटर जिस ऐसी फसलें जिनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, वाटर हम बोल सकते हैं ना कि वो जैसे ही मार्शी सॉइल आ जाती है पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा मिल जाएगी, और हम ये बोल सकते हैं कि वाटर एफिशिएंट क्रॉप नहीं, वाटर जिसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है, वो वाली क्रॉप्स यहाँ पे ज़्यादा चल पाएंगी, बिकॉज यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है भी। और ये भी हमने देखा कि जो वाटर टेबल है वो भी काफ़ी ऊपर है, ज़्यादा गहरे कुएँ नहीं खोदने पड़ते, ज़्यादा गहरे आपको हैंडपम्प्स नहीं खोदने पड़ते, वहाँ पे बहुत जल्दी वहाँ पे जो पानी है वो आपको मिल जाता है, वाटर टेबल वहाँ पे ऊँचा रहता है। सो ड्यू टू मार्शी सॉइल द प्रोडक्टिविटी ऑफ पैडी एंड शुगर केन, पैडी एंड शुगर केन मतलब धान और गन्ना की फसलों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे ज़मीन मिल पाती है, आपको उत्पादकता बहुत अच्छी होती है। सनफ्लावर के जो फ्लावर्स हैं, सूरजमुखी के फ्लावर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे ब्लूम करते हैं तराई रीजन में, और किस मंथ में, अप्रैल के मंथ में, साथ साथ सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट मिलता है, मतलब उपोष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे आपको मिल पाती है तराई रीजन में। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय ये वाली जलवायु मिल पाती है। तो ये जो आज का हमने टॉपिक कवर किया है, इस टॉपिक में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर करी जो कि आपके उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को दिखा रही थी। उस भौगोलिक स्थिति में हमने उसकी जितनी भी बॉर्डर्स थी, डिस्ट्रिक्ट्स की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, इंटर स्टेट बॉर्डर्स को, सबको कवर किया मैप में भी। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने हिमालयास को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके उसमें देखा हाइट के साथ साथ कैसे नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती है, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, एक तो नेचुरल वेजिटेशन में और उसके बाद जलवायु में भी। और वहाँ पे कुछ टर्म्स हमने आज कवर किए थे, जैसे दुआर हो गया और दून्स हो गया, ठीक है, बुग्याल्स हो गया, ग्रासलैंड्स, ये सारी चीज़ें भी कवर करी हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड के साथी भी जो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो ध्यान रखें कि स्टडी IQ PCS आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहेगा, और स्टडी IQ PCS से आप PCS की तैयारी भी कर सकते हैं, UK PCS की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।